वालेकुम, वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक को मेरी तरफ से मैं हूं सुहा अफजल और सलाम तो मैंने आपको कर लिया, लेकिन अब ब्रांड न्यू वीक की विशेस देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यह ब्रांड न्यू वीक हम अकेले कैसे शुरू कर सकते हैं? फौरी तौर पर चलते हैं इस्लामाबाद ताकि हरमीत पाजी को भी प्रोग्राम में शामिल करें और उनसे पूछें कि इस वीक में उन्होंने क्या क्या प्लान्स बनाए हुए हैं। कैसे हैं आप हरमीत पाजी? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सुहा। वैसे प्लानिंग बहुत सारी होती हैं, लेकिन फिर अचानक बहुत सारी तब्दीली आ जाती है और आपको अपना प्लान जो है पूरा का पूरा बदलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है। और इस वीकेंड में भी बहुत सारे मामलात में मसरूफियात जो है उसी तरह बदस्तूर रहीं, लेकिन बहरहाल आगे देखेंगे, हो सकता है लाहौर का प्लान बन जाए और लाहौर की तरफ आ जाऊँ। जी आपको लाहौर आना पड़ेगा बिकॉज हमें आपकी अशद और शदीद ज़रूरत है और लोग चाहते हैं कि मुझे और आपको स्क्रीन शेयर करता हुआ एक स्टूडियो में देखें। खैर, इस पर तो हमने बड़ी तगोदो की है। हरमीत पाजी के फैंस अगर उन्हें इस बात पे कन्विंस कर लें तो कर लें, हम तो खैर हम कोशिश ही कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्लान्स की बात करें तो आपने $1 मिलियन बात की है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि प्लान्स एक हम बनाते हैं, दिन रात बनाते हैं, हफ्तों के बनाते हैं, महीनों के बनाते हैं। हम शेयर यहाँ से इस्लामाबाद से करें तो कितना अच्छा होगा। नहीं सर, आप आने से पहले अगर इस्लामाबाद की तरफ आप आ जाएं, वैसे शहर इख्तिदार पर सबकी नजर होती है और शहर इख्तिदार से ही खबरें जाती हैं लाहौर और कराची की तरफ। लेकिन पाजी लाहौर है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। देखिए आप तो शहर इख्तिदार की शान है, आन है, तो आप सूट भी करते हैं। खैर, हमें बहुत मजा आता है आपसे इंटरेक्शन करके ऐसे, और पब्लिक को बड़ा मजा आता है आपको ऑन स्क्रीन इस्लामाबाद की अच्छी अच्छी खबरें देते हुए। खैर, लाहौर में अगर हम बात करें तो आपने एक बात बड़ी अच्छी की है, उसी से प्रोग्राम का आगाज करना चाहती हूँ कि यार एक प्लान हम करते हैं हफ्तों का, महीनों का, जिंदगी का, लाइफ का, करियर का। भाई एक प्लान होता है ऊपर वाले का, अल्लाह का प्लान, और होता वही है। तो इसीलिए कभी कभी जिंदगी में जब जो चीजें आपके प्लान के मुताबिक ना हो रही हो, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लें उसको, एक्सेप्ट कर लें। बिकॉज मेरा एक फॉर्मूला है लाइफ का जो मैं प्रोग्राम के आगाज में और इस वीक के आगाज में आपको देना चाहती हूँ। एक्सपेक्टेशंस की बजाय अगर आप एक्सपेक्टेशंस के वर्ड को आप रिप्लेस कर दें एक्सेप्टेंस के साथ, तो हरमीत पाजी जिंदगी आसान हो जाती है। लोगों से, हालात से या अपने करियर से एक्सपेक्ट करने की बजाय एक्सेप्ट कर ले। जो आपको मिला है दोनों हाथों से समेट। मैं हमेशा इस बात पे हमने बहुत सारी तौक़ात दूसरों से लगाई होती कि भैया ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा, लेकिन जब नहीं होता तब बहुत ज्यादा मायूसी होती है और फिर दिल किसी न किसी तकलीफ में मुब्तला होता है। तो आपने बात दुरुस्त की है कि ये तौक़ात की दुनिया से बाहर निकले भैया, और जो कुछ करना है खुद करके जाएं जिंदगी में, अगर आपने आगे बढ़ना है और अपने आप को अगर मुतमईन रखना है तो। बहुत अच्छी बात की। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे। आगाज़ में चूँकि वीकेंड पे बहुत सारी ऐसी खबरें जो कि हम इकट्ठी कर लेते हैं और आपको शेयर करनी होती है। कुछ बहुत अच्छी होती हैं, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो कि उदास कर देने वाली भी होती हैं। अगर हम वीकेंड पे मिलने वाली इस खबर की हम बात करें तो सीनियर पाकिस्तानी अदाकार, प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर भी तारिक जमील पराचा साहब अब हम में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने इंतकाल, चूँकि ये अगर हम रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की बात करें तो यकीनन एक सादत की बात है कि वो इस महीने में इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। और अगर उनकी तारीख़ की बात की जाए, उनके काम की बात की जाए, तो आप सोचें कि PTV के सेट डिज़ाइनर के तौर पर उन्होंने काम का आगाज़ किया। ये वही मेहनत है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वही कोशिश जिसकी हमने आगाज़ में बात की कि आप का प्लान कुछ और होता है करने का, आप कुछ और अल्लाह आपसे करवाता है। तो एज ए सेट डिज़ाइनर उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया, फिर ड्रामे प्रोड्यूस किए, एक से बढ़कर एक ड्रामे। उसके बाद फिर अदाकारी में जब कदम रखा तो वहाँ भी अपने टैलेंट का लोहा मनवाया। एक बहुत ज़बरदस्त सा करियर है उनका जो कि उनके नाम के साथ एफिलिएट है, जो कि रहती दुनिया तक रहेगा। बहुत सारे ऐसे ड्रामे, बहुत सारे ऐसा आर्ट है उनका, दिल मोमिन, 7 पर्दों में, और इसके अलावा उड़ान, मोहब्बत छोड़ दी, बड़े खूबसूरत से, जो मैंने तो खैर पूरे ड्रामे नहीं देखे हुए, लेकिन जब मैंने टाइटल देखे हैं और जब मैंने इनके मतलब ओवरव्यू, एक OSTs वगैरह देखी है, तो क्या खूबसूरत उन्होंने उसको प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है। अदाकारी तो आज भी आपने बड़ी अच्छी बात की। बिल्कुल ऐसे ही है कि अदाकारी की दुनिया की बात की जाए तारिक जमील साहब के हवाले से, और कल ये खबर जिस तरह आपने उड़ान ड्रामे का जिक्र किया, जंजालपुरे का जिक्र किया, दीगर ऐसे ड्रामे थे जब वो 90s में आए। और मुझे याद है कि उड़ान ड्रामा जब आया था तो उस वक्त हमारे गांव में बिजली नहीं थी, और हम जब सवात की तरफ आते थे, यानी मिंगोरा सिटी की तरफ आते थे, तो मुझे उड़ान ड्रामा, छुट्टियां थी और मैं आया था अपने कज़न्स के घर, तो मुझे याद है कि उड़ान ड्रामा मकबूलियत यानी उस वक्त
वक्त जितना वो मकबूल था, और उसमें क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा समझ तो नहीं आती थी, लेकिन हाँ अट्रैक्ट ज़रूर करे उसमें जो किरदार थे, वो जो स्क्रिप्ट लिखा गया था, जिस किस्म तरीके से उसको फिल्माया गया था, सारी चीज़ें। तो मुझे आज भी उड़ान ड्रामा जो है उसी तरह याद है। 90s में मैंने देखा, अपने बचपन में देखा, और बहुत सारी चीज़ें। और फिर हम देखते हैं कि बहुत ऐसे राइटर, यानी तारिक साहब की मैं बात करूं तो उन्होंने जो काम किया इंडस्ट्री के लिए, और फिर ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से उन्होंने एक नाम बनाया। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि इंसान को नहीं मालूम होता कि वो करने क्या आया है, और फिर कुदरत उससे वो खिदमत लेती है जो टैलेंट उसमें अंदर होता है और उसको नहीं मालूम होता, और फिर जाके वो उस मैदान में आगे जाके इस किस्म के कारनामे सर अंजाम देता है कि वो खुद भी नहीं मालूम, उसको पता होता है कि आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं कि क्या ये क्वालिटी और ये चीज़ें मुझ में थी, लेकिन वो उस उरूज पर पहुंच ही जाते हैं। और मेरे ख्याल में तारिक साहब जो हैं उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने बेपनाह मकबूलियत हासिल की, चाहे वो अदाकारी के महाज पर हो, या हम देखते हैं उनको चाहे वो उन्होंने डायरेक्शन दी मुख्तलिफ ड्रामों की, या प्रोडक्शन की तरफ वो आए, लेकिन उन्हें बेपनाह ऐसे खूबसूरत ड्रामों से नाज़रीन के सामने रखे, और नाज़रीन ने बाकायदा उनसे दाद भी समेटी। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप दाद समेट के जाएँ, जो काम आप करते हैं और उस काम की दाद आपको मिले, थपकी मिले ना भैया, तो फिर आप समझ लेते हैं कि आप अमर हो गए। और आपको पता है अमर होने की अगर हम हरमीत पाजी बात करें ना, तो 1001 तो हमने ड्रामों के नाम ले लिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रोड्यूस कर गए हैं, डायरेक्ट कर गए हैं, आंच उनमें से एक है जिसने मकबूलियत के वो झंडे गाड़े जो आज भी, अगर आज की एज ब्रैकेट की जनरेशन की बात करें, पिछली एज ब्रैकेट की जनरेशन की बात करें, अगर हम राहें की बात करें, ऐसे ऐसे ड्रामे जो कि आज भी अगर अब्बा के पास बैठे तो वो बताते हैं कि वो ऐसा तारीख साज ड्रामा था कि उसकी अदाकारी की बात की जाए, प्रोडक्शन की बात की जाए, वहाँ पर अगर सेट डिज़ाइनिंग की बात की जाए, स्टोरी लाइन की बात की जाए, तो हर चीज़ को इतनी खूबसूरती से फिल्माना कि वो तारीख का ऐसा खूबसूरत हिस्सा बन जाए कि जब तक उनका नाम रहेगा, इन ड्रामों का नाम रहेगा, उनके इस आर्ट का नाम रहेगा। खैर, अपने प्यारे का बिछड़ जाने का दुख जो है वो तो अपनी जगह, अल्लाह पाक इनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए, इनको इनकी मग़फ़िरत करे, और इनके इज़ारे सवाब के लिए मैं चाहती हूँ कि आप सब भी जो इनके फ़ैन हैं, इनके देखने वाले हैं, उनकी ज़रूर दुआ करें, अल्लाह पाक इनको ग़रीक़ रहमत करे और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और हमने आपसे कुछ, चूँकि का प्रोग्राम का एक पूरा सिनारियो, एक पूरा जॉनरा ये होता है कि हम प्रोग्राम के आगाज़ में इंटरनेशनल ख़बरें ज़रूर शामिल करते हैं। और रमज़ान की मुनासबत से अगर हम बात करें तो बहुत सारे ममालिक में बहुत सारे रमज़ान के अहतमाम को लेके कुछ लोग शोज़ करते हैं, कुछ बहुत तैयारियाँ करते हैं। तो सऊदी अरब में हुस्न क़िराअत का एक खूबसूरत दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला हुआ है, जिसको जीता है एक ईरानी शख्स ने। और ये अगर मुकाबले की बात की जाए तो वहाँ का जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर इसका इनाकाद किया गया। मुख्तलिफ ममालिक से हुस्न क़िराअत की खूबसूरत आवाज़ें, अगर हम सऊदी अरब की बात करें, आपको पता है हरमीत पाजी वहाँ पे तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस हम देखते रहते हैं कि अगर हम खाना काबा की बात करें और इमाम काबा की बात करें, वहाँ पर बच्चों की बात करें, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो बच्चों को बाकायदा इस चीज़ की ज़बरदस्त ट्रेनिंग ना दी जाती है, बल्कि साथ साथ इनामात से भी नवाजा जाता है। तो अगर हम इस हुस्न क़िराअत के मुकाबले की बात करें तो 20 से ज़ायद तलबा को मुख्तलिफ इनामात से नवाजा गया है, लेकिन जीत तो फिर किसी एक की होती है। और क्या ही खूबसूरत इस बच्चे की आवाज़ होगी कि उसको पूरी दुनिया में नंबर 1 होने का एक एजाज़ हासिल हुआ है, वो भी हुस्न क़िराअत में, यानी कुरान पाक की तिलावत में। और क्या खूबसूरत आवाज़ है, आप भी ज़रा सुने और फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। जन्नातिन तजरी मिन वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा लियुदखिलल मुमिनीन वल मुमिनाति तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा। तो कारी यूनुस शाह इनका नाम है, ईरान से इनका ताल्लुक़ है। और चूँकि मैंने जैसे हरमीत पाजी आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे ऐसे मज़ीद भी तिलावत कुरान पाक करने वाले कारी वहाँ मौजूद थे जिनकी खूबसूरत आवाज़ से मुख्तलिफ़ इनामात से उनको नवाजा गया है, लेकिन ये जो है 20 लाख रियाल के मुस्तहिक ठहरे हैं। और इसके अलावा अगर दूसरी तीसरी पोजीशन की बात की जाए तो फिर 10 लाख 7 लाख। और इसके अलावा अगर हम इस अथॉरिटी की बात करें जो कि सऊदी जनरल अथॉरिटी फॉर एंटरटेनमेंट है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और काउंसलर्स मौजूद थे, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। उन्होंने बाकायदा
बाकायदा एवेल्यूएशन की और बाकायदा जजेस जैसे आप कह सकते हैं वो लोग थे, और उन्होंने बाकायदा पूरी दुनिया की तिलावत सुन के आपने दुरुस्त फरमाया कि कहीं ना कहीं जब एक चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है और आलमी सतह पर किया जाता है तो फिर मुकाबला टफ भी होता है, और कहीं ना कहीं आप में अंदर मुकाबले की जो चाह होती है जीतने की वो भी बढ़ जाती है। और मेरे ख्याल में ईरानी ये जो कारी साहब हैं, वैसे भी मैं अगर बात करूँ तो कारी साहबान की जितनी भी हमने आवाज़ें सुनी हैं, मुझे याद है मेरे गाँव में एक कारी साहब थे, जब वो अजान देते थे ना तो आपको लगता था कि ये बस अजान देते ही जाएं, ये ख़त्म ना हो, इतनी खूबसूरत उनकी आवाज़ हुआ करती थी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी कंपटीशन या मुख्तलिफ मदरसों में हम देखते हैं उनके कंपटीशन, या वो तिलावत करते हैं, या हम देखते हैं कि कोई नात जो है नात के कंपटीशन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके करीब से गुजरी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो किरात की रात वैसे भी इस्लाम में, मज़हब इस्लाम में एक बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है, और मुझे इस रात का इसलिए इंतज़ार होता था कि वहाँ से दोस्त जो है ना वो मस्जिद से मिठाई जो है ना वो लेके आते थे, और फिर उसके साथ हम बैठते थे बैठक में। तो मुझे ये रात अमूमन याद होती थी जब हम, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारी महफिल सजती थी तो बहुत सारे दोस्त मसाजिद की तरफ जाते थे, और वहाँ पे बाकायदा एहतमाम के बाद वो वापस आते थे तो अपने साथ ना बहुत ढेर सारी मिठाई लेके आते थे, फिर हम बैठे होते। तो मुझे ये रात इसलिए भी याद है। लेकिन बहरहाल आप देखें कि ईरान से इनका ताल्लुक है, और इतना बड़ा इनाम जो है उन्होंने अपने नाम कर दिया है, पूरी दुनिया से मुख्तलिफ कारी साहबान ने इसमें शिरकत की, और फिर कहीं ना कहीं इनाम ईरान की तरफ आता है। तो और हरमीत पाजी आप एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको हाँ, गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से भी आपको मुबारकबाद। लेकिन खूबसूरत सा महीना है जो रमज़ान है ना हरमीत पाजी, इसमें इस तरह की इतनी खूबसूरत एक्टिविटीज़ होती हैं। मतलब हमने बहुत सारे गैर मुस्लिम ममालिक से भी आपको खबरें दी हैं। मुस्लिम ममालिक की बात करें तो बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, सिर्फ राग़िब करने के लिए इस तरह के मुख्तलिफ तकरीबात जो हैं उसका इनकाद, मुख्तलिफ मुकाबलों का इनकाद होना चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त अच्छा सा जेस्चर था। खैर हम आगे बढ़ेंगे, अपने टिपिकल रन डाउन की तरफ चलते हैं। गुड मॉर्निंग पब्लिक की आज की टॉप स्टोरीज आपसे शेयर करते हैं। सो टॉप स्टोरीज में टॉप ऑफ द ईयर आपको बताना है कि के पंजाब और केपीके में होने जा रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन इलेक्शन कराने की ये बॉल जो है वो अब पार्लियामेंट के कोर्ट में फेंक दी गई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाद अगर हम इस सारे सिनेरियो की बात करें तो फंड्स जारी होंगे तो भी इलेक्शन होंगे ना। तो अगर हम वफाकी काबीना के इजलास की बात करें तो ये इजलास हुआ, उसके बाद इसका फैसला किया गया कि अब ये बॉल जो है वो पार्लियामेंट यानी मंजूरी इलेक्शन जो फंड्स जारी करने हैं उसकी मंजूरी अब पार्लियामेंट देगा। तो खैर इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और ख़ूबसूरत सी एक मस्जिद है, वो एक ज़बरदस्त सा शाहकार है फ़न तामीर का, और वो कहाँ पे मौजूद है मस्जिद, उसकी तारीख़ी हैसियत क्या है, और उसकी और मज़ीद क्या क्या ऐसी चीज़ें जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी तारीख़ साज हैं। ये एक अच्छी सी ज़बरदस्त सी रिपोर्ट है, थोड़ी बाकी जो है वो रिपोर्ट देख कर आप जान लीजिएगा। इसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आज आगे बढ़ेंगे। आजकल कौमी मसला और हर बंदे का मसला एक है, इस्लाम। मतलब अगर हम इस महीने की बात करें तो वैसे तो बहुत सारी रूटीन के मसाइल हमें हो जाते हैं रमज़ान को लेके, रोज़ेदारों को, लेकिन जो इफ्तारी के बाद का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें सुस्ती, काहली, सोना, उठना ना, आपके मैदे की तेज़ाबियत, आपका बॉडी का लथार्जिक हो जाना, ऐसे बहुत सारे मसले, और दिल करता है बस दुनिया ख़त्म हो जाए और आप इफ्तारी के फ़ौरन बाद सो जाएं। आई डोंट नो ये सबके साथ होता है या सिर्फ मेरे साथ होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होता है, सुनने में ज़्यादा ये आता है। तो राइट आफ्टर इफ्तारी जो मसाइल आपको पेश आते हैं वो किस वजह से आते हैं? क्या वो आपकी डाइट फूड है, या वो आपका तरीक़ाकार है खाने का, या और मज़ीद ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं? तो हम इस पर डिटेल में बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा जी आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा जो कहते हैं हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हमें आपका बड़ा एहतराम है, लेकिन जैसे आप कमरे में एंटर होते हैं वो उठ के आपको सलाम भी नहीं करते, नजरें उठा के देखते भी नहीं कि आप आ गए हैं। मतलब कहना कुछ और आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही हो। भाई ये कैसे जस्टिफाइड है? मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी काउंट करती है रमीत पाजी, आपके जेस्चर्स, आपके हाथ किस तरह से आप हिला रहे हैं, आंखों के इशारे आप क्या कर रहे हैं। किसी को आप बहुत इज्जत कर रहे हैं और आंखों में आप बातें कर रहे हैं कि मैं तो बहुत फॉर ग्रांटेड लेता हूँ उस बंदे को। तो खैर बॉडी लैंग्वेज यानी आपकी बॉडी का हर पार्ट कुछ ना कुछ डिपिक्ट कर रहा होता है व्हेन यू आर इन द कॉन्वर्सेशन। तो आप जब किसी कॉन्वर्सेशन में होते हैं तो खाली आप ज़बान से अगले बंदे से बात नहीं कर रहे होते, अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी आप अगले बंदे तक कन्वे कर रहे होते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज कितना अहम पार्ट कम्युनिकेशन में प्ले करती है, हम इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त ये सेगमेंट होगा। खैर आगे बढ़ेंगे और हमने लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम सनत की बात करें, किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, तो हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि कोविड-19 के बाद फाइनली वो स्विच टू डिजिटल पाकिस्तान, बट स्टिल अभी बहुत सारी सनतें ऐसी हैं जो कि IT की तरफ उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह से उनको आना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर हम बात
करें तो इस सेगमेंट पर काम करने के लिए इससे पाकिस्तान अगर ज़र मुबादला कमा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में सनतों की, वो स्मॉल स्केल हो या लार्ज स्केल हो, बड़ी तादाद मौजूद है और हमारी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन उसके बावजूद भी अब तक क्यों हम आईटी पे इन सनतों को स्विच नहीं कर पाए? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कितना काम किया जा सकता है बशर्ते कि आईटी को इन तमाम सनतों में इंडल्ज किया जा सके। खैर, इसको हम टेक्निकल पॉइंट्स के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज फॉर टुडे। लेट्स टॉक अबाउट आवर फेवरेट सेगमेंट, हरमीत पाजी का फेवरेट सेगमेंट और मेरा भी और हमारी पब्लिक का भी। जी, हम बात करेंगे डेली डोज की। लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। डेली डोज की पहली खबर इतनी पुरानी है, ओ माय गॉड, 138 ईयर्स यानी 1885 की अगर हम बात करें, यू कैन काउंट, तब से लेके अब तक। वैसे तो बहुत इंतज़ार होता है ना हर फैमिली में हरमीत पाजी। वैसे लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की बात करें या बाहर के मुल्कों की बात करें, खैर ये कॉन्सेप्ट अब तो काफ़ी चेंज हो गया, लेकिन इंतज़ार होता है आपको बेटे पैदा होने का, जो कि एक मतलब माशरती मसला भी है। लेकिन बेटियां पैदा हो तब भी बड़ी खुशी होती है, लेकिन इंतज़ार होता है कि ना, मतलब ज़्यादा ख्वाहिश होती है लोगों की बेटे पैदा होने की। लेकिन जी, अमेरिका की ऐसी ये एक फैमिली है जहाँ पर हरमीत पाजी 138 ईयर्स यानी कोई 14 दहाइयों के बाद बेटी की पैदाइश हुई है। और वो बेटी की पैदाइश पर इतने खुश है कि वो दुल्हन जो है, जिसकी न्यूली वेड है, उसने कहा कि मुझे शादी से पहले मेरे शौहर ने ये बताया था, लेकिन मैंने बात पे उसके यकीन नहीं किया। मैंने कहा कैसे हो सकता है कि 14 दहाइयों से आपके खानदान में कोई बेटी ना पैदा हुई हो? मतलब करीब हुई थी, फर्स्ट जो रिलेशंस है उनमें कोई बेटी पैदा नहीं हुई थी। खैर, ये बेटी की पैदाइश पर इतने खुश है हरमीत पाजी, ये खबर सुनाकर मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि 14 साल बाद जिस घर में बेटी पैदा हुई। वैसे भी सोहा, अगर हम देखें घर में बेटे अगर ज़्यादा हों, बेटियां ना हो, तो घर में वो रौनक नहीं होती। और वैसे भी जितने भी वालिद के साथ जो अटैचमेंट होती है वो बेटी की होती है। और हर वालिद की ख्वाहिश होती है कि कहीं ना कहीं उसके घर में कोई बच्ची ज़रूर हो। और आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारे यहाँ एक रीत है, एक रिवाज है कि भाई हाँ, बेटियां होती हैं तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, बेटे होते हैं ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन मैंने जितने घराने देखे हैं, मैंने जितने लोगों को देखा है, तो कहीं ना कहीं वो ये दुआ करते हैं कि बेटों की जगह बेटियां ही होती तो भी। और मैंने ऐसे देखे हैं कि उनके घरों में 7-7, 8-8 बेटियां हैं, और वो बेटों से ज़्यादा जो है वो आगे आजकल मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में वो नज़र आती हैं। तो ये बात होती है। और फिर इस ख़ानदान की बात की जाए तो 138 साल एक बहुत बड़ा, एक सदी से ज़ायद का अरसा है, और उसमें एक बच्ची का आ जाना वाकई में खुशी तो बनती है फिर। और उन्होंने बड़ा सेलिब्रेट भी किया है, ग्रैंड सेलिब्रेशन किया, मतलब छोटा मोटा सेलिब्रेट नहीं किया। तो आप सोचो 14 दहाइयों से जब बेटी पैदा ना हुई हो, तो देखिए उसका जो भाई है वो भी बहुत खुश है। लेकिन अगर इनके फैमिलीज़ की बात करें, इनके फादर्स और फोर फादर्स की बात करें, तो वो इस बात पर काफ़ी खुश हैं। खैर, इनका नाम भी हरमीत पाजी मुझे लगता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए कि एक लंबे अरसे के बाद बेटी की पैदाइश का रिकॉर्ड। बट दे आर वेरी हैप्पी, से हैप्पी फैमिली ऑन स्क्रीन। हाँ, खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमारे प्रोग्राम का, हमारी ज़िंदगियों का, हमारे आज के इरा का 21st सेंचुरी का एक कंपल्सरी हिस्सा बनता जा रहा है। ये जो आप कार्टून देख रहे हैं ना, ये जो ऑन स्क्रीन है, इसका नाम है फिरबी। अब ये कार्टून तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना बनाया है, लेकिन अब चैट जीपीटी की वजह से अब ये पहला खिलौना बन गया। इसको ये क्रेडिट हासिल है कि ये बोल सकता है, जनाब ये आपसे बात कर सकता है, यू कैन टॉक टू हिम और हर, आई डोंट नो इसको क्या कहेंगे। खैर, लेकिन ये पहली वीडियो है जो कि अभी इस वक्त वायरल हो गई है चैट जीपीटी की। या हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो हम रोज़ बरोज़ आपको कोई ना कोई खबर दे रहे हैं। कभी कोई स्क्रीन पर आकर सना हमें खबरें सुना देती है, कभी खिलौना हमसे बात करना शुरू कर देता है, कभी कुछ। लेकिन ग्रेजुअली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और एकदम से मुझे लगता है हरमीत पाजी कि ये ओवरकम कर लेंगी, एक बम्बारमेंट होगी और चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी का कंपल्सरी पार्ट बन जाएगा। तो खैर, ये हैरान कौन है, बहुत लोगों ने इस वीडियो को देखा। ख्याल में बन गया है सोहा। अगर आप देखें चैट जीपीटी की अगर बात की जाए तो सिर्फ एक हफ्ते में भैया 11 लाख सब्सक्राइबर इसको मिले हैं। और फिर हमने ये देखा है कि जिस तेज़ी से हम देखते हैं, चाहे वो एंकर है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, उसका काम भी, चाहे वो लेक्चरर है, चाहे वो किसी जगह में प्रोफेसर है, चाहे वो डॉक्टर है, तो उन सारे सवालात के जवाब आपको विद इन सेकंड मिल जाते हैं। तो ये तरक्की है। और आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारे ऐसे काम जो हैं कहीं ना कहीं वो साइड पे होंगे, और जिस तरह टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन आपने जो कार्टून विजुअल में दिखाया जा रहा है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई 90s में इसको देख के वैसे खौफ आता, तो वैसे भी अगर आप देखें ना, अंधेरे में अगर ये आपके सामने आ जाए तो कहीं ना कहीं वही खौफ तारी दोबारा हो सकता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं और फिर उसमें हम ये देखते हैं कि
हर सवाल का जवाब आपको मिलता है, तो भैया सोचे कि दुनिया कितनी तेज हो गई है। और अब आप इंसानों से सवाल करें, इंसान तो कभी उनके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी आपको जवाब देता है, कभी आपको जवाब नहीं देता। इनके तो जनाब मूड स्विंग्स भी नहीं है, आप जो पूछेंगे उसका जवाब देंगे। खैर, ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, इस पर फरवी से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। वो तो उनसे पूछा जा रहा है कि आप कैसे हैं, आप ठीक ठाक हैं, और आप मुझे बताएं कि दुनिया में आने वाले दिनों में हमने सोचा कि आप कब्जा करने जा रहे हैं। तो भाई वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। स्पीकिंग सॉफ्टवेयर जो है वो इसमें इंस्टॉल किए गए हैं, मुख्तलिफ हार्डवेयर जो है वो इसमें इंस्टॉल किए गए हैं, स्पीच सॉफ्टवेयर को भी इसमें इंस्टॉल किया गया है जो कि चैट जीपीटी का हिस्सा है। तो खैर ये सारे फीचर्स को मिला के ये आपसे इंटरेक्शन कर रहा है, आपसे बातें कर रहा है, और वो वक्त दूर नहीं है जब आपके इस्तेमाल की हर चीज़ आपसे बात करेगी और आपसे पूछे कि आपको क्या ज़रूरत है, आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो भाई इंसानों को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर हमने आपको देनी है, बेसिकली सोचें कि आपकी बॉडी या आपके जॉइंट्स जो हैं वो इतने फ्लेक्सिबल कैसे हो सकते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा अब इस शख्स का क्रेडिट है कि अपने जोड़ों को चटखाने यानी क्रैक करने का, मतलब अगर आप हाथ के पटाखों की बात करें तो ये एक ऐसी चीज़ है जो जिसे मेरी अम्मा मुझे बहुत डांटती हैं कि ऐसे मत किया करो, इनको मत चटखाया करो, इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन खैर ये जो है जनाब, इन्होंने आलमी रिकॉर्ड ही बना लिया अपनी हड्डियों को चटखाने का। और अगर हम गर्दन की बात करें, रीढ़ की हड्डी की बात करें, टखनों की बात करें, तो ये जनाब इन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी 46 टाइम अपनी हड्डियों को चटखाने का आलमी रिकॉर्ड बना लिया। एंड गेस व्हाट, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं खबर जरूर दूंगी आपको। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया नहीं है, रिकॉर्ड ब्रेक किया है। पिछला जो रिकॉर्ड था वो 40 जॉइंट्स को क्रैक करने का रिकॉर्ड था और ये 46 पे पहुंच गए हैं। और हमीद पाजी मतलब इसमें कोई हिल हुल भी जाता होगा, खैर लेकिन चटखा तो टक टक करके चटखा रहे हैं, गर्दन हो या हाथ हो या पैर हो, देखें पूरे जॉइंट्स को हिला रहे हैं। लेकिन सो एक आदत होती है, हमने देखा है कि भैया मेरी भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ पार्ट से यानी ज़्यादातर फिंगर से और जोड़ों से उनकी होती है। लेकिन मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त थे और वो कमाल के इसी तरह उसमें चाहे वो पूरी गर्दन मोड़ लेते थे या पूरे हाथों को या कहीं ना कहीं जोड़ों से, हर जगह से ना कोई ना आवाज करके दम लेते थे। तो बात वही है कि बहुत सारे लोग डांटते भी हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। लेकिन इस बाजी को देखें कि कोई जगह इन्होंने छोड़ी नहीं, और फिर अपना रिकॉर्ड, ये बहुत बड़ी बात है कि जितने भी रिकॉर्ड हम देखते हैं तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के भैया आगे निकल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। बड़ी बात से याद आया, अगली खबर भी बहुत बड़ी है, बल्कि बड़े कद को लेके है। अगली खबर पर चलते हैं। फौरी तौर पर 6 फीट लंबे नौजवान से मिलवाते हैं आपको, जिसके खानदान के सारे लोग जो हैं उनका कद जो है वो 4 फीट से भी कम है, और ख़ुद जनाब जो है वो 6 फुट लंबे हैं। और आप देखें कि वो अब इस बात से शदीद परेशान है। वो कहते हैं मुझे नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों है, मैं अपने आप को बिल्कुल ऐसा फील करता हूँ कि मैं अनोखा हूँ इस पूरे ख़ानदान में। और आप देखिए वैसे अजीब बात भी, अगर माँ बाप की बात करें, बाकी बहन भाइयों की बात करें, तो सबकी सब जो है हरमीत बाजी उनकी हाइट 4 फुट से कम है और ये जनाब 6 फुट लंबे हैं। और वो जो अगर जो एक बोने होते हैं ना, मतलब बोने पस्त कद जो लोग होते हैं, उनकी एक एस्टिमेटेड हाइट जो है वो 4 ही लगाई जाती है, मतलब 4 फीट ही होती है। तो वो पूरा ख़ानदान जो है वो इसी स्केल में आता है। अब ये बहुत लंबे हैं तो कहते हैं मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मतलब ठट्टा उड़ाते हैं थोड़ा सा, या थोड़े से इसे मजाक में लाइटर में ले जाते हैं। मेरी फैमिली वाले भी इससे काफ़ी परेशान है। मुझे लगता है इनको परेशान नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है अब क्या बंदा करें, ऐसे भी वैसे भी वो देखें ना कि 6 फुट की अगर बात की जाए तो, लेकिन साथ में अगर आप देखें ना कि पूरी की पूरी जो है वो टीम जा रही है, अगर ये ख़ानदान की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगता तो है। हाँ। क्योंकि आपके साथ सारी जो जा रहे हैं वो छोटे छोटे कद के हैं, आप इतने ज़्यादा हाइटेड हो। 6 फुट वैसे बाहर दुनिया में इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जिस फैमिली में उसकी पैदाइश हुई है भैया तो वो सारे छोटे छोटे हैं। और फिर कहीं शादी ब्याह आप किसी जगह पे जाते फिरते तो हाँ एहसास ज़रूर होता है कि मैं क्यों इतना नहीं, ये इतना ज़्यादा लंबा मैं क्यों हूँ। और फिर कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे हैं उनको भी एहसास होता है। लेकिन ये बड़ा अजीब सा वो है, अगर आप देखें ना कि कुदरत का एक करिश्मा है कि पूरे खानदान में सारे 4 फुट और एक 6 फुटिया पैदा हो गया। तो वही 6 फुटिया सही कह रहे हैं आप। चले जी इस बात पे ख़त्म करते हैं पूरे डेली डोज को कि भाई कद तो सबके बड़े छोटे होते रहते हैं, इंसान का किरदार होना चाहिए, तो अपना किरदार ऊंचा करने की कोशिश करें। खैर हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली पॉलिटिकल सेगमेंट में बात करने के लिए सलमान आबिद साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी
सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर कहिएगा वफाक काबीना का एक अहम इजलास हुआ जिसके बाद अब ये बॉल दोबारा से जो है वो पार्लियामेंट के पूरी कोर्ट पे फेंक दी गई है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब जो इलेक्शंस कराने हैं उसके लिए फंड्स जो है उसकी मंजूरी पार्लियामेंट देगा। आपको क्या लगता है कि अभी भी बस ये बॉल इस कोर्ट से उस कोर्ट में जा रही है, मतलब इलेक्शन कराने के लिए कोई हमारे पास वो वे आउट नजर नहीं आ रहा? इलेक्शन तो अनाउंस हो गए हैं, आपको क्या लगता है इस हवाले से? देखिए, पार्लियामेंट जो है वो चाहे जो मर्जी रेजोल्यूशन पास कर दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसको आप इतनी आसानी से अब आप रूल आउट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत तो इलेक्शन करवाना है। अब देखना सिर्फ ये है कि कल जिस वक्त ये इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएगा उस वक्त क्या जवाब पेश किया जाता है इलेक्शन फंड ना देने का, वो देखना पड़ेगा। और अगर वो जवाब कोई मामूली किस्म का जवाब हुआ, उसमें कोई बड़ी ठोस वजह ना हुई, तो फिर तो इसका मतलब है कि हुकूमत या वजीर आजम जो है वो अमली तौर पर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। और फिर उसके बाद अदालत उनके लिए क्या रास्ता इख्तियार करती है वो भी देखना होगा। ज़ाहिर तो इस वक्त हुकूमत जो है किसी भी सतह पर इलेक्शन के हक में नहीं है और इलेक्शन से वो इनकारी है। तो ऐसी सूरत में हमें देखना पड़ेगा कि अगर वो इलेक्शन का रास्ता इख्तियार नहीं करते तो उनके पास दीगर ऑप्शन क्या है। लेकिन बज़ाहिर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इतनी आसानी से कोई भी पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन जो है वो नहीं कर सकती, रूल आउट नहीं कर सकती। ठीक है सलमान साहब। जी हरमीत। सलमान साहब, अगर हम देखें आपके तजिए के मुताबिक आज 1 साल और 1 दिन पूरा हो गया है इस हुकूमत को आने के बाद, तो क्या इस हुकूमत ने क्या खोया क्या पाया और आवाम को क्या दिया, इस पर आप कैसे तबसरा करेंगे? क्योंकि अगर हम देखें तो सूरत-ए-हाल जिस किस्म की थी और अब बदस्तूर बदलती जा रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, बात यह है कि जो रजीम चेंज है ये पाकिस्तानी कौम पे बहुत भारी साबित हुआ है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर अपने तजर्बे की बुनियाद पे, अपनी सलाहियत की बुनियाद पे, अपनी काबिलियत की बुनियाद पे जो मुल्क के माशी मामलात हैं उसके अंदर इस्तेहकाम पैदा करेगी। वो तो कुछ भी नहीं हो सका। तो ना माशी इस्तेहकाम आ सका, ना कोई हम इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी के मामले में कोई बड़ी कारनामे अंजाम दे सके। इसी वजह से हुकूमत को इस बात का एहसास है कि उनकी कारकर्दगी ना होने के बराबर है और यही वजह है कि वो इंतखाबात से फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है। और मैं बार बार अपने प्रोग्रामों में भी और अपने तर्जिए में भी ये लिखता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ कि रिजीम चेंज जो है इसका जो भी स्क्रिप्ट राइटर था उसने पाकिस्तान को मुश्किल सूरत में डाला है और आज हम उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए ये सारा तजुर्बा जो है नाकाम साबित हुआ है। और अगर उस वक्त इमरान खान की हुकूमत को चलने दिया जाता तो शायद इमरान खान के लिए अगला इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाता, लेकिन हमने खुद ही इमरान खान को हीरो भी बना दिया और आज वो एक बड़े कद-काट के लीडर बन गए हैं और हुकूमत जो है वो अपनी मुश्किल में फंस गई है। और अब मुस्लिम लीग नून के अंदर से लोग ये कह रहे हैं कि हमें तहरीक अज़्म-ए-एतमाद के फौरन बाद इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। हमने इलेक्शन का रास्ता इख्तियार ना करके अपने लिए ज्यादा मुश्किलात पैदा की। तो सर उस तहरीक अज़्म-ए-एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा तो फिर इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है, क्योंकि तमाम मुश्किल फैसले, रजीम चेंज के तमाम जो भी आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो अगर उनकी हुकूमत में होते तो जाहिर बात है फिर अवाम जो है वो उनको इस वक्त दे रही होती कि आपका ही कसूर है या आप ही इसकी रीजन है। अभी तो उनको फायदा हुआ है टोटली इस रजीम चेंज का। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि रजीम चेंज का तो फायदा इमरान खान को हो गया ना, और रजीम चेंज का जो फायदा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को होना था वो नहीं हो सका। और यही वजह है कि अब इलेक्शन उनके लिए एक डरावना ख्वाब बन गया है। इलेक्शन का नाम सुन के उनको खौफ आता है, अब वो इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें सबसे बड़ी रुकावट सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है उसका फैसला आ गया है कि इलेक्शन होने हैं। अब ये टकराव का माहौल बन गया है हुकूमत में और जुडिशरी के अंदर, और ये लड़ाई पाकिस्तान के मफाद में तो नहीं है। सर इसका बेहतर हल तो यही है कि इलेक्शन का रास्ता इख्तियार किया जाए। हुकूमत को तो वैसे ही बहुत मुश्किलात का सामना है, लेकिन अब उनको इस मुश्किल का अंदाजा पहले था कि अगर आप ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो आपको पता है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते तो आपको कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 11 तारीख को एक रिपोर्ट जमा करानी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इस चीज़ का हुकूमत को पता था। लेकिन मरियम नवाज ऑन एंड ऑफ जो स्टेटमेंट्स देती है सर, उन्होंने एक दफ़ा ये भी कहा कि तौहीन अदालत तो होती रहती है, अगर तौहीन अदालत होती है तो हो जाए, बस जो पलड़े हैं वो तराजू के बराबर होने चाहिए। तो सर वो तौहीन अदालत से भी इस वक्त डर नहीं रहे या उनको इसका खौफ नहीं है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, मरियम नवाज ने तो अपनी पार्टी के लिए मुश्किलात ज्यादा पैदा की है ना, और दूसरी बात यह है कि तौहीन अदालत जो है वो मरियम पे तो नहीं लगनी, वो तो लगनी है शहबाज शरीफ पे। हाँ, बिल्कुल, उनको ज्यादा खतरा होगा ना। और तीसरी बात यह है कि अगर आप अपने आप पे तौहीन अदालत लगाना चाहते हैं तो शौक से लगवाएं, लेकिन सवाल ये है कि आप कब तक इलेक्शन से भागेंगे? एक ना एक दिन तो आपको इलेक्शन की तरफ आना है ना जी।
इसलिए इससे भागने का अमल भी जो है उनकी सियासी मुश्किलात कम नहीं कर रहा, बल्कि उनकी सियासी मुश्किलात में इजाफा कर रहा है ना। अब मरियम भी कहती है कि इमरान खान पॉपुलर नहीं रहे, तब भी अगर पॉपुलर नहीं रहे तो आप इलेक्शन करवा लें। अगर इलेक्शन नहीं करवा रहे तो इसका मतलब है आपको अंदाजा है कि इमरान खान की मकबूलियत जो है वो आपके लिए मसाइल पैदा करेगी। जी हरमीत। सलमान साहब, अगर हम देखें, एक तरफ तो हमने कल छुट्टी का दिन देखा और उसमें काबीना जो है वो बुलाई गई और उसमें दीगर लोगों ने भी शमूलियत की, लेकिन साथ साथ हमने ये देखा कि ये खबरें भी आ रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस लड़ाई में नून लीग अकेली रह जाएगी और जरदारी साहब जो हमेशा अपना बदला जो है वो जमहूरी तरीके से लेते हैं वो कामयाब हो जाएंगे? और दूसरा सवाल ये है जो सोहा ने आपसे किया, मुर्तज़ा अब्बासी साहब का क्लिप आपने देखा हो जिसमें वो बाकायदा चीफ जस्टिस साहब के हवाले से जो कलमात अदा कर रहे हैं, यकीनन वो टेलीविजन पे कहने के वो भी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ये देखें एक और सेनेटर की जानिब से भी बयान आया कि हम जो है हम पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। तो ये हद तक मामलात आ गए, ये किस नहज पर जाएंगे? डोंट केयर। लेकिन बात यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून जो है उसने ये तय कर लिया कि वो जुडिशरी से लड़ाई लड़के आगे चढ़ना चाहती है, तो फिर उसका तो कोई हल हमारे पास नहीं है ना। और जो माहौल बनाया जा रहा है वो तो टकराव का माहौल है ना। और शायद मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप ये समझता है कि अगर इससे टकराव पैदा होगा तो उसका बराह रास्त फायदा जो है वो शायद मुस्लिम लीग नून को होगा और वो सियासी शहीद बनने की कोशिश करेगी। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये लड़ाई सूट नहीं करती। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस लड़ाई में उनका साथ नहीं देगी। और पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो इस तरह की लड़ाई में और जजेस के बारे में रेफरेंसेस भेजने की पॉलिसी के हामी नहीं है। और खुद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा है कि ये पॉलिसी खतरनाक है, हमें जजेस के खिलाफ कोई एक्शन या रेफरेंस भेजने की बात नहीं करनी चाहिए। तो एक माहौल तो बना हुआ है। अब मुस्लिम लीग उससे बाहर निकलना चाहती है, लेकिन बाहर निकलने के लिए शायद जो इत्तेहादी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी, एनपीएम जमातें शामिल है, शायद ये हुकूमत के साथ उस तरह से साथ नहीं देंगी जैसे शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है सलमान साहब, थैंक यू सो मच। सलमान साहब, एक और चीज जो हमने देखी है, हरमीत पाजी, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर हम, अच्छा हरमीत आपने कंटिन्यू करना है तो आप कर लें। नहीं आपने कंटिन्यू करना है तो कर ले, कोई बात नहीं, हम ब्रेक डिले कर देते हैं। चलो हो गया, रहने दे। अच्छा चलें भी, हमारा जो डिसकनेक्शन है वो हो गया है तो हम थैंक यू कर देते हैं। सलमान साहब आपको बहुत शुक्रिया। की बात बिल्कुल ठीक है कि रजीम चेंज का सारा मलबा जो है वो पीडीएम ने अपने सर लेके अल्टीमेटली जो फ़ायदा दिया है वो इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही है, जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सादिकाबाद से करीब 30 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत सा कस्बा है, वहाँ पर मौजूद इस्लामी फ़न तामीर का एक खूबसूरत शाहकार यानी ज़बरदस्त सी मस्जिद बनी हुई है। उसकी तारीख़ी हैसियत क्या है, इस वक्त उसकी हालत क्या है, उस पर वाह जी वाह 1932, यानी अगर हम उस वक्त के आर्किटेक्ट की बात करें तो आप सोचें कि कितनी खूबसूरती से हरमीत पाजी इस मस्जिद को ना सिर्फ बनाया गया बल्कि जो मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, मतलब हाथी के दांत, सीपियाँ, और क्या खूबसूरत शाहकार है। आप देखें कि उस वक्त का कोई भी, अगर आप इस्लामी फ़न तामीर का शाहकार देखते हैं, खैर वो किसी भी सिटी में हो, तो क्या खूबसूरत लगता है। उसकी मेकिंग से लगता है कि आज के ज़माने में अगर हम कोशिश भी करें तो मेकिंग तो चले कर ही लेंगे, आर्किटेक्ट भी खूबसूरत बना देंगे, लेकिन वो मटीरियल नहीं होगा जिस मटीरियल से ये खूबसूरत मस्जिद उस वक्त बनाई गई थी, जो कि आज भी अपने फ़न तामीर का अपना एक मुंह बोलता सबूत है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। आजकल तो अगर हम माजी में या हम पुरानी ज़माने की जितनी भी इमारतें देखें, जितनी भी मसाजिद देखें, जितने भी अगर आपके लाहौर तो वैसे हब है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, जब आप वहाँ पर जाती हैं और देखती हैं और जिस एक तो तर्ज तामीर की बात की जाए, फिर जिस तरह उसको सजाया गया होता है, यानी उस किस्म उस वक्त के जो कारीगर थे वो अपनी कारीगर जो है वो दिखाते थे। उसका जो नमूना है वो आज भी, हम सदियाँ गुजर गई लेकिन आज भी हम उसकी तारीफ इसलिए करें कि वो एक काम होता था और दिल से होता था। तो यही बात थी कि आज आपने मटेरियल की बात की, बहुत सारे मटेरियल अगर आज हम देखें, यानी आप जाएं अभी भी बहुत सारे ऐसे रेलवे के ट्रैक्स बने हुए हैं जो अंग्रेज़ों के दौर के बने हुए हैं, ऐसे हॉस्पिटल बने हुए हैं या ऐसी इमारतें बनी हुई जो सदियों पुरानी हैं, लेकिन आज भी वहाँ पे जाके आपको ये लगता है कि सबसे, और फिर जितने हमारे मुल्क में ज़लज़ले आए, दीगर ऐसी चीज़ें आई, लेकिन हमने देखा जो हमारे दौर यानी पाकिस्तान जब वजूद में आया,
जब ये इमारतें बनी है और माजी में जो बनी है तो ये तो कहीं ना कहीं उसमें आपको दरारें भी नजर आई, कहीं ना कहीं कुछ गिर भी गई, लेकिन ये जो पुरानी इमारतें हैं सदियां गुजर गई लेकिन आज भी वो अपने वजूद उसका उसी तरह कायम है। और इस मस्जिद को अगर आप देखें तो भाई बड़े खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। गुंबद की बात की जाए या अंदर आपने जो मार्बल की बात की है, हमने देखा कि पुरानी जितनी इमारतें हैं उसमें एक चीज का ख्याल बहुत रखा गया है कि ऐसा मार्बल या ऐसी टाइल्स जो है उसका इस्तेमाल ज्यादा हो जिसमें कहीं ना कहीं गर्मी भी हो, हाँ, तो आपको ठंडक महसूस हो। और ये हमने बहुत सारे ऐसी जगहों में देखा। और आप कभी इस्लामाबाद आप तो आती रहती हैं, फैसल मस्जिद की अगर आप तरफ जाती हैं तो वहां पे भी इस किस्म का टाइल इस्तेमाल हुआ है जो गर्मी में शदीद गर्मी क्यों ना हो वहां पे बैठते आपको कहीं ना कहीं आपको ठंडक जो है वो फील होती है। और हमीदपाल जी आप तो आर्किटेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब फ़न तामीर की हम बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे डिज़ाइंस की और नक्श नगार की ताज़ीन और आइश की तो हम बात कर ही रहे हैं जो कि बड़ा खूबसूरत और एंटीक नज़र आता है देखने में। लेकिन जो डिज़ाइन करने की बात करें, देखिए कितनी कैपेसिटी है, 4000 नमाजी बैक वक्त वहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फ़ीचर्स हैं जो कि इन इस्लामी फ़न तामीर को बाकी चीज़ों से मुनफरिद बनाते हैं। और अगर आप मजबूती की बात करें, वो क्या बात की आपने कि ज़लज़ले, सैलाब, कोई भी सूरत हाल हो, बनाया ही इस तरह से इसको गया है कि टस से मस नहीं होती अपनी जगह पे, उस तरह से शाहकार है, उस तरह से खड़ी हैं। और अगर पहचान की बात की जाए तो देखिए छोटा सा कस्बा है हमीदपाल जी, सादिकाबाद से भी 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी उसकी एक पहचान है, बल्कि वो इलाका, वो कस्बा, वो देहात जो है वो एफिलिएट है इस मस्जिद से। तो जैसे कि अभी हम बहुत सारे शॉर्ट भी सुन रहे थे तो वहाँ पर मौजूद लोगों का, वहाँ के रिहायशियों का ये कहना है कि मस्जिदें तो दुनिया में बहुत सारी हैं, बड़ी बड़ी फ़न तामीर का शाहकार है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी एक अपनी ख़ासियत है, अपनी खसूसियात है और लोग उसे बड़े दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। और अगर हम लाहौर की बात करें तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ हमें इस तरह के शाहकार, अगर हम शाही किला चले जाएँ, बादशाही मस्जिद चले जाएँ, शीश महल चले जाएँ, तो उसकी मेकिंग देख कर भी हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि ओ माई गॉड, उस वक्त के आर्किटेक्ट कहाँ से सोचते थे और क्या सोचते थे। खैर ये सबसे बड़ी बात वही थी कि पुराने बादशाहों की जब हम बात करते हैं, पुराने हिस्ट्री की बात करते हैं, तो तब के इंजीनियर की बात करें या कारीगर की, उनको कहीं ना कहीं खौफ होता था कि भाई बाद में पूछा जाएगा और सवाल किया जाएगा। आजकल की प्रॉब्लम यही है कि कहीं ना कहीं हमें अपना जो है हिस्सा भी चाहिए और हिस्सा निकालने के लिए फिर इंजीनियर साहिबान जो हैं, कारीगर साहिबान जो हैं, वो इस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आगे जो है बात सिर्फ नियत किया जो है वो शाहकार के तौर पर या मंजिल के तौर पर नजर आता है। खैर एक ब्रेक लेनी है और न्यूज़ ब्रेक है, खबरें सुन के आप वापस हैं, फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और जस्ट इमेजिन कोई आपसे कहता है कि मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे बहुत ख्याल है आपका, लेकिन जैसे ही वो कमरे में एंटर हो तो आप इस चीज़ को फ़ील करें कि उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की है कि वो उठ के आपको सलाम नहीं कर रहे, आंखें झुका के बैठे हुए हैं, वो ऐसे जेस्चर दे रहे हैं कि आई जस्ट गिव अ डैम। लाइक आप अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो पहले शायद इस चीज़ को इतना कंसीडर नहीं किया जाता था, लेकिन आप जब ज़ुबान से बोल रहे होते हैं शायद वो इतनी इंटेंसिटी नहीं रखता बनिस्बत इसके कि आपके जेस्चर्स क्या हैं, आप किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। बाज़ वक़्त आप कुछ नहीं बोलते और आपकी बॉडी लैंग्वेज सारे मैसेजेस, सारे इमोशंस और सारी जो आपका रोलर कोस्टर होता है इमोशंस का, जो उस वक्त आप गुस्से में हो, परेशान हो, प्यार में हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब बता देती है। तो बहुत काउंट करता है किसी कॉन्वर्सेशन में अगर आप होते हैं और अगर आप मुंह से जितना मर्जी कहते रहें, जैसे वो कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स, बस ये इसी की टर्म है। खैर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस सेगमेंट में कि बॉडी लैंग्वेज कितनी काउंट करती है किसी भी कॉन्वर्सेशन में, खा वो गुस्से में हो, प्यार में हो या फिर आप किसी भी चीज़ को इजहार कर रहे हो। खैर इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैरी परवेज। इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैरी। वेलकम। कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ आर यू? ऑल गुड। अच्छा जी, मैरी जो है ना, मैरी से हमने वैसे प्रोग्राम से पहले भी काफ़ी डिस्कशन कर लिए, लेकिन ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट आप एक बंदे से बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बट ऑल दो वो इन रिटर्न आपसे सही कहते हैं कि मेरे दिल में सब कुछ है, मेरे दिल में सब कुछ है और मैं आपकी बहुत, अगर बॉस की बात कर लें, आप रिलेशनशिप की बात कर लें, घर में अम्मा पापा की बात करें, तो हमेशा लोग कहते हैं कि मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। हाउ टू लाइक आपने एक्सप्रेस भी करना होता है और अगर एक्सप्रेस थ्रू बॉडी लैंग्वेज करना हो सो ये कैसे कर सकता है? अच्छा, बड़ा मज़े का आपने ना उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया है, क्योंकि हम बॉडी लैंग्वेज की तो बात करें, लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर कि कोई अगर एक्सप्रेस नहीं करा तो आपको कैसे पता चले। 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव हैं ब्रॉडली स्पीकिंग, और इन लैंग्वेजेस ऑफ लव को आप रिस्पेक्ट के अंदर भी काउंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद वर्बल एफर्मेशंस, कि जो हम ज़्यादातर कहते हैं कि यू नो आई वांट यू टू टेल मी कि आप मेरे बारे में कैसा महसूस करती हैं, एक्सप्रेस करें थोड़ा सा।
वो वर्बल है। दूसरी चीज़ है आपकी क्वालिटी टाइम, आप कितना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। क्वालिटी टाइम एक साथ बैठ के कोई टीवी शो देखना नहीं है, क्वालिटी टाइम एक दूसरे से फेस टू फेस इन कॉन्वर्सेशन हैविंग अ गुड टाइम विद ईच अदर। इवन इफ यू आर प्लेइंग, लेट्स से आप कहीं कोई स्पोर्ट कर रहे हैं, आप कहीं बाय ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी बीइंग माइंडफुल, उस प्रेजेंट मोमेंट में रहना, उसको आप क्वालिटी टाइम कहते हैं। उसके अलावा एक्ट्स ऑफ सर्विस, कि फॉर एग्जांपल आज मैं यहाँ पर आती हूँ और आप मुझे कर्टेसी के अंदर भी, रिस्पेक्ट के अंदर भी और प्यार में भी आप मुझे कहते हैं कि मैरी डू यू वांट टू हैव समथिंग, चाय पीनी है, पानी पीना है, आप घर पे लेट आए हैं, काम से कर लें, अगर नहीं पीना अगले बंदे ने, तो दैट्स एक्ट्स ऑफ सर्विस। आपको पता है कि रोज आपकी अम्मी सुबह नाश्ता बनाती हैं, बट संडे को जब आप घर पर हैं तो यू से कि नहीं, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स एन एक्ट ऑफ सर्विस फॉर योर मॉम, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है योर फिजिकल टच। नाउ फिजिकल टच को हम इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन असल में ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सारी आपकी लैंग्वेजेस हैं अपने प्यार को, अपनी रिस्पेक्ट को एक्सप्रेस करने में, ठीक है। सो अब अगर कोई इस तरह का इंसान हो जो कहे कि यार मैं तो एक्सप्रेस ऐसे ही करता हूँ और तुम्हें शायद समझ नहीं आता, शायद हमें वाकई समझ नहीं आता, क्योंकि अगर मेरी लव लैंग्वेज जो है वो एक्ट ऑफ सर्विस है और अगर दूसरे बंदे की लव लैंग्वेज इज क्वालिटी टाइम, तो मेरा दिमाग उसको रीड वैसे ही करेगा कि ये मुझे क्वालिटी टाइम, एक्ट ऑफ सर्विस मेरे लिए नहीं कर रहा। हम उसी पे फंस जाते हैं कि भाई ये होगा, तो फिर आपको लगेगा कि उसकी बॉडी लैंग्वेज टुवर्ड्स अस बिल्कुल ठीक है जो हम चाहते हैं। अच्छा, अगर वर्क सर्कल में हम बात करें बॉडी लैंग्वेज की, खासतौर पर तो टुवर्ड्स आवर बॉस, अब हम में लगता है कि मजबूरन हमें इज्जत करनी पड़ती है, या ना, एक खौफ होता है, एक डर होता है, एक रिस्पेक्ट होती है। लेकिन अगर हम कोलीग्स की आपस में बात करें तो इसको प्रिटेंड करना भी कह सकते हैं, लेकिन मेरी ये बहुत ज़्यादा होता है कि आप वर्बली तो शायद किससे कहते हो कि ये मैं आपकी इज्जत भी करता हूँ, प्यार से बात भी कर लेते हो, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज उससे मिल नहीं रही होती है, उससे रिलेट नहीं कर पा रही होती। वर्क सर्कल में कितना ज़रूरी है अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाना? राइट 7 सेकंड लगते हैं आपको किसी के भी बारे में ओपिनियन फॉर्म करने में। कोई अगर नया इंसान इस कमरे में भी एंटर करता है तो हम उसके कपड़े, उसका हुलिया, उसका वे ऑफ स्टैंडिंग, इवन उसका जो पोस्चर है, उनके हैंड जेस्चर्स, उन सब से हम एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं और उसके मुताबिक हम उनसे बात करते हैं। उनकी उम्र, उनके मतलब दैट मीन्स कि जो उनकी विजुअल अपीयरेंस है उसके बेसिस के ऊपर हम ये फॉर्म कर लेते हैं कि हमने इनसे किस तरह से बात करनी है। तो आई थिंक कि पहली बात ये है कि अगर आप स्पेसिफिकली वर्क प्लेस की बात करें तो अगेन आपने जो कॉन्टेक्स्ट दिया उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात आ जाती है एनर्जी की, वाइब की। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप इफ़ यू आर नॉट सिटिंग इन अ गुड मूड, मैं जैसे इमीडिएटली आई एंटर मुझे फील होगा कि यू आर नॉट इन अ गुड मूड, राइट। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपकी आई कॉन्टैक्ट डिफरेंट होगा, आपका बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगा। एक और मज़े की बात यह है कि आप ना यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी वीडियोस देखेंगे, 5 ways to detect lies, 5 ऐसे तरीके जिससे झूठ पकड़ लें आप, 7 ऐसे तरीके to check loyalty, एग्जैक्टली। ये सारी बातें बहुत सब्जेक्टिव है। मैं एक बड़ी मज़े की एक टेड टॉक देख रही थी और उसके अंदर उन्होंने बताया कि इंसान जो है वो 3 किस्म के बॉडी लैंग्वेजेस होती हैं उनकी, लुकर, लिसनर एंड टचर। लुकर वो है जिसके सोचने का तरीका जो है वो बहुत ही विजुअल है। सो फॉर एग्जांपल आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप सबसे ज़्यादा किस तरीके से सीख पाती हैं? क्या आप किताब पढ़ के सीखती हैं या आप वीडियोस देख के सीखती हैं? वीडियोस देख के। सो दैट मीन्स कि यूर अ लुकर, ठीक है, सिंपली पुटिंग इट डाउन लाइक दैट। लुकर जो है उसका बॉडी पॉस्चर जो है वो स्ट्रेट अप होगा, वो कॉन्फिडेंट होगा, वो ज़्यादातर अपना जो अटायर है उनका ज़रा अच्छा तरीके से वो रखेंगे, क्योंकि वो लुकर है तो इस वजह से वो इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी एस्थेटिक्स को भी। जो लिसनर है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ आई कांटेक्ट करेगा, क्योंकि जो लिसनर है उसका फोकस इज ऑन द ईयर। तो जब आप किसी से बात कर रहे होंगे कॉन्वर्सेशन के, तो हमें बताया जाता है कि कम्युनिकेशन का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आई कांटेक्ट बात करो। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जो बंदा लिसनर है और लुकर नहीं है वो इंटिमिडेट हो जाए, वो अपनी बात ही ना कर सके, क्योंकि वो असल में लिसनर है। तो वो जो बात करता है तो वो यूं करके बात करता है। लेकिन इससे एक और चीज़ मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ मेरी, लेकिन अंदर ये चीज़ ऐड कर लें कि इससे ये भी होता है कि अगर कोई बंदा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा तो लगता है हमारी बात ही नहीं सुन रहा, ये ध्यान ही नहीं दे रहा हम पे, बिकॉज यूर अ लुकर। क्योंकि देखिए ना, दोबारा से जो लुकर है वो देखने पे यकीन रखता है। एग्जैक्टली, उसको लगता है कि अगर मैं जैसे देख रही हूँ या जैसे मैं किसी को अटेंशन देती हूँ कम्युनिकेशन करते हुए, तो दूसरे बंदे को भी वैसे ही करना चाहिए। I want the same. अच्छा, तो लुकर हो गया, लिसनर हो गया, तीसरा मैंने क्या बताया था? पता नहीं, भूल गई। अच्छा, एक था क्या, हरमीत आपको याद है?
अच्छा चलो याद आएगा तो दोबारा कर लेंगे। और मी अच्छा बताए मेरी थोड़ी ना रियलिस्टिक अप्रोच रखती हैं, तो ऐसी बात करती हैं जैसे कि बेसिकली होना चाहिए। खैर लेकिन रियल अप्रोच ये भी है कि हरमीत पाजी कम्युनिकेशन स्किल्स कहा जाता है कि हरमीत पाजी हम जैसे लोग जो स्क्रीन पे बैठते हैं उन्हें अच्छी आती है, ये बॉडी लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है। लेकिन इस हवाले से हरमीत पाजी आप क्या पूछना चाहते हैं मेरी से? अच्छा वैसे मुझे याद आ गया, बोल दूं? मेरी अगर हम देखें अच्छा। बहुत सारी चीज़ों में हम जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारा रवैया जो होता है, हम सोचते हैं कि हाँ हम जिस तरीके से मिल रहे हैं शायद ये एक बेहतर तरीका है, और जो हमें रिस्पॉन्स आता है वो गलत है। और हम ये भी देखते हैं कि कई दोस्तों में या फैमिलीज़ में भी हम देखते हैं, ख़ासकर ख़वातीन के हवाले से ये बात ज़्यादा की जाती है कि कहीं ना कहीं आपको इस किस्म का रिस्पॉन्स मिलता है जो जिसका आपने जिसकी तवक्को भी आपको नहीं होती। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ों हैं जिसको हमने इग्नोर भी किया है, अगर बाहर से कोई आया हमने उसको अगर प्यार से आवाज़ दी, सलाम किया, तो मेरे ख्याल में वो जो थकावट है, दूरी है, वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी दूर हो जाती है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें, इनको कैसे लाइफ से हटा के एक पॉजिटिव वे पे जाया जा सकता है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। मुंह खोलने से पहले तो सारी चीज़ आपको समझ आ जाती है कि भैया वो किस तरीके से देख रहा है, कौन सा तंजिया है या उसका मिजाज कैसा है, वो तो वैसे समझ आ जाती है बंदे को। अच्छा, कॉन्वर्सेशन के अंदर 70% वेटेज जो है हम बॉडी लैंग्वेज को देते हैं। आप अगर एक थेरेपी रूम में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपका जो साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट है वो जब अपने नोट्स बना रहा होता है तो उसके अंदर एक अच्छा चंक और जो सेक्शन है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज का होता है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं लेकिन बिकॉज ऑफ हाउ योर फिजियोलॉजी इज चेंजिंग। फिजियोलॉजी क्या है? आप स्वेट कर रहे हैं, आप ट्रेम्बल कर रहे हैं, आपकी आंखें जो हैं वो डायलेट हो रही हैं, आपका आई मूवमेंट इधर उधर हो रहा है, आप बहुत फिजिटी हैं क्योंकि आप नर्वस है, तो आप मीनिंग क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन समबडीज बॉडी लैंग्वेज, कि वो उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको बताती है कि असल में ओके वो कोशिश कर रहे हैं बात करने की लेकिन ये बंदा नर्वस है, ये बंदा बहुत एक्साइटेड है, ये फ्रस्ट्रेटेड है, ये अनॉयड है। वो सारे जो इमोशनल जो हम टर्मिनोलॉजी भी यूज़ कर रहे होते हैं वो भी हम उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी बातों के कॉन्टेंट को डिटेक्ट करके कर रहे होते हैं। तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कॉन्वर्सेशन में होता है दैट इज योर टोन। तो आपकी टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका कंटेंट। अच्छा, कंटेंट को बॉडी लैंग्वेज या एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम उसको सबसे कम परसेंटेज देते हैं कि कंटेंट डजंट मैटर। मे बी आई कैन से दैट आई लव यू, लेकिन अगर मैं एक बहुत एग्रेसिव टोन में कहूँ सोहा आई लव यू तो यू चेंज हो जाएगा और उसके अलावा बिल्कुल। सो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी टोन एंड देन योर कंटेंट। तीसरा जो मुझे याद आ गया वो था टचर। अच्छा, अब जो टचर है वो ये करता है कि जब वो बात करता है तो वो आपको आपके आर्म पे हाथ लगाएगा, आपका हाथ पकड़ेगा, या बात करते हुए कई दफा आपके बालों को टच करेगा, आपके फेस को, ऑल ऑफ दैट। अनोइंग फील है बिकॉज अगेन बिकॉज आप एक लुकर एंड यू आर नॉट अ टचर, दिस इज व्हाई आपको वो अनोइंग लगेगा। अब जो एक टचर है वो बहुत ही कैजुअल रहेगा, उनका फोकस जो होता है वो जरा कंफर्ट के ऊपर होता है। लिटरली उनके फेशियल जो फीचर्स होते हैं वो भी थोड़े थोड़े से डिफरेंट होते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाती, लेकिन ओवरऑल लुकर, लिसनर एंड टचर। मेरा ख्याल है कि जब आपको ये अवेयरनेस हो जाए 100% कि मेरी क्या कैटेगरी है, अगेन दिस इज नॉट समथिंग जो कि पूरी जिंदगी के हर फेज के अंदर सेम रहेगा। आप अपने विद टाइम चेंज भी होते हैं, कंपनी चेंज कर देती है आपको, माहौल, हालात चेंज कर देते हैं। अच्छा, हालात से एक और चीज़ ऐड कर ले मेरी, कि आवाज़ का ऐसा होता है कि बॉडी लैंग्वेज से हम लोगों को जज करते हैं उनके करने से कि वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं या किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। कोई कंफ्यूज होगा तो वो पेन पकड़ के उसको बंद करना शुरू कर देगा, कोई हाथ मिलना शुरू हो जाएगा, कोई बाल ठीक करना शुरू हो जाएगा, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, फॉर द सेक ऑफ लाइक अगर आप कप ऑफ टी के लिए किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, पहली दफ़ा जा रहे हैं, तो उस वक्त भी आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, या किस तरह से जज किया जा सकता है अगले बंदे को कि वो कंफ्यूज है, परेशान है, या कोई और मसला है उसके साथ थ्रू बॉडी लैंग्वेज। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि अगर स्पेसिफिकली अगर इंटरव्यूज़ की बात की जाए वो ऑटोमेटिकली एक इंटिमिडेटिंग सिचुएशन है, तो ये इंटरव्यूअर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगले बंदे को कैसे कंफर्टेबल करता है। अगर मैं हर बात में आई स्टार्ट टू लिव इन समबडीज हेड कि ये इसने ऐसे हाथ लाया तो इसने क्यों किया होगा, इसने आंख नीचे की तो इसका मतलब क्या होगा, तो आप अपनी कॉन्वर्सेशन को या कम्युनिकेशन को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देंगे। तो बेहतर ये है कि आप एक रेपो बिल्ड करें। पहले रेपो बिल्ड करने का, जैसे फॉर एग्जांपल थेरेपी में जब लोग कमरे में आते हैं तो थोड़े नर्वस होते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत कॉन्फिडेंट इंसान भी होगा लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, बिकॉज दे आर इमोशनली ओवरवेल्म्ड। अब वो क्या सोच कर आए हैं, वो दिन उनका कैसा गुजरा, वो क्या बात करना चाह रहे हैं उस मोमेंट के अंदर, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा अलाइन करने के लिए मे बी क्रैक अ जोक,
उनको थोड़ा कंफर्टेबल करें, उनको ये बताएं कि ये नॉर्मल है। अच्छा, और मेरी एक और चीज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, हमने भी देखा है, यानी हम टेलीविजन पे नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की सोच यही होती है कि शायद ये कोई डिफरेंट है, और जब हम टेलीविजन में नहीं थे, इस फील्ड में नहीं थे, तब भी हमारी सोच होती थी कि कहीं ना कहीं एंकर है, इससे बात करना बड़ा मुश्किल भी होगा। और मेरे सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने भी आई हैं जो मैंने खुद फील किया। एक शख्स है, वो आया है और कहीं ना कहीं उसको बात, वो जो मैसेज देना चाहता है, वो जो बात करना चाहता है, कहीं ना कहीं घबराहट ज़्यादा है, कहीं ना कहीं उसकी बॉडी और जो बात वो साथ नहीं दे रहे, तो कैसे उसको कंफर्ट किया जा सकता है? अच्छा, ये अब आपने अपने प्रोफेशनल हेल्प के लिए मुझसे सवाल कर लिया। अच्छी बात है। ओके, सो मेरे साथ मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारे लोग मिलते हैं तो उनकी बॉडी वैसे हम देखते बेचारे थोड़े से घबरा जाते हैं। 100% हमारे शोज में तो खास तौर पे, बिकॉज वी नीड टू लाइक वो कंफर्ट जोन देना होता है हमने अगले बंदे को, उसकी बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल हो जाए, उसकी कॉन्वर्सेशन अच्छी हो जाए हमारे साथ। अच्छा, छोटे छोटे तरीके ये हैं कि पहली आप ये चीज़ कर सकते हैं कि जैसे ही वो रूम में आते हैं उनको एकदम, जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी लाइव है, कोई अगर बहुत आदी नहीं है इस चीज़ का तो उसको कुछ मिनट दे दें फेमिलियराइज होने के लिए, अपनी इन्वायरमेंट से फेमिलियराइज होने के लिए। वो उस कमरे से, आपसे, माइक से, इस कुर्सी से, ऑल ऑफ दैट, वो सारी एक जो फेमिलियराइजेशन है वो एक पहला स्टेप होगा उसका। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप उनको किस तरीके से, अगेन वो एक है कि आई एम फ्रेंड्स विद यू और आई एम फ्रेंडली, तो आप एक फ्रेंडली अप्रोच, अगेन आपकी आईज जेस्चर जो है वो सॉफ्टर हो, वार्म वेलकम करें, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, हाल चाल, चिट चैट शुरू करते हैं। खैर, अच्छा, मेरी ये तो चलिए होगी चंद एक चीज़ें, कंक्लूड कीजिएगा इस चीज़ को कि बाज़-औक़ात कोई बंदा आपसे मिलने आता है ना, तो एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ये भी बॉडी लैंग्वेज का मतलब, एक बंदे के पास होता कुछ नहीं है, ना बोलने के लिए ना सुनाने के लिए, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल उसका ऐसा होता है कि उसे लगता है कि बॉडी लैंग्वेज बड़ी काउंट करती है और ये मेरी बाकी तमाम चीज़ों को कवर कर देगा। अच्छा, मज़ेदार बात, आपने खुद ही कवर का लफ्ज़ यूज़ कर दिया है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो अपनी कई दफ़ा इनसिक्योरिटीज़ को कवर करने के लिए अपने आप की एक डिपिक्शन दे रहे होते हैं ताकि आप उनकी कमज़ोरी को कैच ना कर सकें। तो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मेरा नाक नहीं पसंद है तो आई विल ट्राई एंड कवर इट विद मेकअप इन अ सर्टेन वे कि आप फ़ौरन से उसको डिटेक्ट ना करें। तो उसी तरीके से अगर मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल, जब मेरे पास कम्युनिकेशन के लिए जब लोग क्लाइंट्स आते हैं कि उनको उसके लिए मदद चाहिए हो, तो वो बताते हैं कि बड़ी सिली सी बात लगती है कई दफ़ा मुझे, कोई कहेगा कि मुझे मेरी आवाज़ नहीं पसंद है, कोई कहेगा कि मुझे लगता है कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, कोई कहेगा मुझे लगता है मैं बहुत स्लो बोलता हूँ, कोई कहेगा मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं है। तो आई थिंक कि वो अपनी उन सारी इनसिक्योरिटीज़ को कवर करने के लिए कई दफ़ा लोग कपड़े लाउड पहनते हैं, कई दफ़ा उनकी टोन ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, कई दफ़ा वो बहुत तेज़ बात करते हैं। अगर कोई इंसान स्टटर करता है, वो कोशिश करता है कि आई नो समबडी जो स्टटर करते हैं, जिनको हकलाना कहते हैं, वो उसने अपनी एज विद प्रैक्टिस उन्होंने अपनी आवाज़, आई मीन जो बात करने की क्या कहना चाहिए, स्पीड या स्पेस, उसको इतना स्लो कर लिया है कि कोई डिटेक्ट ना कर पाए कि वो स्टटर करते हैं। तो आई थिंक कि जो ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो अगेन वो। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि मैंने कहीं पढ़ी थी, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पर भी कमेंट करें। अक्सर औक़ात ऐसा होता है बॉडी लैंग्वेज में, खासतौर पे इस फॉर्मूले को लोग काफ़ी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, खासतौर पे जिनको पता है कि किस तरह से अपने आप को, अगले बंदे को, आप चाहते हैं कि अगला बंदा आपको सही परसीव करे। व्हेन यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने आजकल लोगों में बहुत देखी है कि आप बहस में हो, कोई वो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो या कोई भी हो, आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते ना, तो आप कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देते हो, तो कंफ्यूज कर देते हो। बॉडी लैंग्वेज से उठ के खड़े हो गए, बात करना छोड़ दिया, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, मूव कर लिया। ये चीज़ें कितनी काउंट करती हैं? फॉर्मूला आपको वैलिड लगता है किसी हद तक? अच्छा, इसको ना एक और अगर टर्म से मैं अटैच कर दूँ तो उसको हम गैस लाइट करना कहते हैं। गैस लाइट जो है वो मैनिपुलेशन का भी एक टाइप है, गैस लाइट नार्सिसिज्म से भी एसोसिएटेड है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप मुझसे किसी आर्ग्यूमेंट के अंदर हैं और आप मुझे बताती हैं कि मेरी मुझे आपकी वो चीज़ पसंद नहीं आई, तो मैं आपको ये बताऊं कि कैसे ये आपके दिमाग में है, ये आपका मसला है। सो आई वुड से कि नहीं आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि असल में ऐसा नहीं होता। तुम्हें पता है कि मैं पीछे से आई वाज सो अपसेट, मेरी ये प्रॉब्लम चल रही थी, ऑल ऑफ दैट। अब किसी को देखने में लगेगा कि अच्छा व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, ये कॉन्वर्सेशन से बिल्कुल उधर चले गए हैं। तो गैस लाइटिंग इज़ वन वे जो कि बहुत प्रोमिनेंट है, और आप अपने घरों में, प्रोफेशनल लाइफ में देखेंगे कि कैसे आपकी जो, आप किसी को कंप्लेन करें कि मुझे आपकी वजह से तकलीफ हुई है, और वो आपको कंप्लेन करते हैं कि भी कसूर आपका है, आपके जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके तरीके और आपके बात
बात करने का तरीका ऐसा था कि मैं उससे अफेंड हो गया। क्योंकि जो ब्लेम गेम वाला सीन है तो खैर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन स्टिल कॉन्फिडेंस डू मैटर। मैरी थैंक यू सो मच। कन्वर्सेशन बड़ी प्रोलॉन्ग हो सकती है, बातों से बातें निकलती हैं, लेकिन इन शॉर्ट और नटशल अगर हम इस सारी सिचुएशन को करें तो आपका कंटेंट मैटर करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, बट कॉन्फिडेंस इज टॉप ऑफ द ऑल। दैट बेस्ट मेकअप यू कैन वेयर एवर। तो आप कॉन्फिडेंस होंगे तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके कंटेंट में हर जगह नजर आएगा। तो ट्राई टू बी एज मच एज कॉन्फिडेंट एज यू शुड बी। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑलमोस्ट दूसरा अशरा जो है वो कंप्लीट होने वाला है, लेकिन अगर हम पूरे रमज़ान की बात करें तो थ्रू आउट ये मसला जिसके बारे में मैं बात करने लगी हूँ ना, मुझे लगता है कि आप सब स्क्रीन के जो सिर्फ लोग बैठे वो रिलेट करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि इफ्तार के राइट आफ्टर मुझे लगता है जो आपको नींद आती है ना, वो नींद अगर रात को आना शुरू हो जाए तो शायद हमारे नींद के सारे मसाइल पूरे हो जाए। लेकिन वो नींद आना, वो गनूदगी, वो काहली, सुस्ती, भारेपन जो आप फील करते हैं, ये सारी सिचुएशन क्या इफ्तार में जो आप खाते हैं उसकी वजह से होता है, या इफ्तार में कितनी स्पेस देनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और जो इफ्तार के बाद सुस्ती होती है क्या वो खाने की सुस्ती होती है या फिर अपने 7 दिन कुछ नहीं खाया था, या स्टमक किस तरह से रिएक्ट करता है, सो मेनी लाइक दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो इस पर हम बात करेंगे। ताबिंदा रियाज हमारे साथ मौजूद है, हमारे ग़िज़ाइयत इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तबीना सलाम। कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। पहले तो आप इस चीज़ को एड्रेस करें ना, जो कौमी मसला है हमारा, नींद बहुत ज़्यादा आती है इफ्तार के बाद। अब वो नींद क्यों आती है, हम तो खैर भारीपन की या स्टमक अपसेट होने की बात तो बाद में करेंगे, नींद बहुत ज़्यादा क्यों आती है इफ्तार के बाद? जी देखिए, जैसे कि रमज़ान का महीना बड़ा रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना होता है और सब्र शुक्र वाला होता है। और जैसे ही इफ्तार का टाइम होता है, हमारा टेबल जो है वो सारे खानों से सजा दिया जाता है, और हम एकदम से इतने ज़्यादा सारे खाने खाते हैं, इतना ज़्यादा सारा खा लेते हैं कि हमें एकदम से लेजीनेस फील होना शुरू हो जाती है, बॉडी स्लो हो जाती है। ठीक है, जिसके बाद हमें जो है वो नींद आना शुरू हो जाती है। एकदम से ज़्यादा खा लेना, जैसे आप आम रूटीन में भी देखें, जब हम लंच करते हैं या डिनर करते हैं तो हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें नींद आती है। बिल्कुल आती है। ठीक है, तो जैसे ही पेट फुल होता है तो हमें बजाय इसके कि हम एनर्जेटिक होते हैं, हम लेजी हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तो हमें पेट भर के नहीं खाना चाहिए। ठीक अच्छा, है, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंट मील लेनी body- चाहिए, स्मॉल मील्स लेनी चाहिए, ताकि आप उस मील के साथ जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट हैं वो एब्जॉर्ब कर सकें और पूरी आपको एनर्जी मिल सके उससे। अच्छा, इससे ना देखिए कि हम आप ये भी उससे कहते लेजी हैं हो ना, सकें। अच्छा ऐसे इसलिए देखिए तबिंदा ये भी कहते हैं कि अगर आप भूखे रहते हैं तो आप एक्टिव रहते हैं, अगर आपका पेट खाली हो तो आप शायद ज़्यादा काम करते हो, इसलिए कि आप खाना खाओगे काम शाम करने के बाद। लेकिन अगर हम इफ्तारी की स्पेसिफिकली बात करें तो क्या ऐसा होता है कि आपका जब आप बहुत कुछ खा लेते हो, बहुत सी चीज़ों का इंटेक कर लेते हो, वो लिक्विड में हो या समोसे पकौड़े हो या जो भी यू नेम इट ना, कि हमारे तो दस्तरखान पे चीज़ें ही इतनी होती हैं, आइटम इतनी होती हैं, अगर हम उसको खा लें तो हमारी बॉडी फौरी तौर पर उसको डाइजेस्ट करने में लग जाती है, मतलब बॉडी मसरूफ़ हो जाती है और हम इन शॉर्ट स्लो हो जाते हैं। नहीं, एकदम से जब हम देखिए रमज़ान में फ़ास्टिंग क्या होती है, 10 से 12 घंटे भूखा रहना या 12 से 14 घंटे। जब हम इतनी ज़्यादा देर भूखा रहते हैं, फ़ास्टिंग जो होती है ये भी एक तरह की इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग ही होती है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है, मतलब जो कि हमारा निज़ाम खाना हज़म करने का वो इतना ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता है, इसीलिए हमारे जो है फ़ौरन से मैदे की तेज़ाबियत, गैस, किसी का कॉन्स्टिपेशन, किसी का पेट ख़राब हो जाता है जिसे डायरिया कहते हैं। तो इस चीज़ों से बचने के लिए हमें एकदम से जो है इतना सारा नहीं खाना चाहिए। जैसे भी सुन्नत नबवी है कि 2 खजूरें खाएं, पानी पिएं, फिर आप चहलकदमी करें, ब्रेक लें। जी ब्रेक लें एटलीस्ट हाफ आवर की। अगर इतनी ज़्यादा नहीं लगती तो 20 मिनट्स की तो ज़रूर लें। लेकिन हमारी तो नमाज कज़ा होने तक पहुंच जाती है, इफ्तारियाँ ही नहीं ख़त्म होती। खैर, लेकिन हरमीत भाजी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। यस हरमीत। जी मतलब हमने एक चीज़ देखी है और वो ये है कि सहरी के वक्त बहुत सारे लोग जो हैं, कम लोग या ये कह सकते हैं कि बहुत कम लोग जाते हैं या ज़्यादा जाते हैं, लेकिन ऐसे हम देखते हैं कि बहुत लोग सहरी के बाद ना सीधा सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पूरा दिन कहीं ना कहीं उनको ये टेंशन होती है कि भाई अब स्टमक बर्निंग हो रही है और बहुत सारे ऐसे मसाइल जो उनको पूरा दिन उससे गुजरना पड़ता है। क्या गलतियां हैं सहरी के बाद जो होती हैं लोगों से और जिसकी वजह से पूरा दिन उनका अच्छा नहीं गुजरता? किन की चीज़ों का ख्याल रखा जा सकता है जिसके बाद फिर पूरा दिन आप जैसे चाहें वो अच्छा गुजरे? देखें, जब सारा दिन हम 10 से 12 घंटे फास्टिंग में रहते हैं तो जो हमारा स्टमक होता है ना, जब खाली पेट रहते हैं हमारा स्टमक जो होता है ना वो एसिड्स प्रोड्यूस करता है, तेज़ाबियत जिसे कहते हैं, हमारे स्टमक की अपनी होती है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है। जब हम सहरी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो स्पाइसी से भरपूर होती हैं, लोग जो हैं वो सहरी की बची अफ्तार की बची हुई चीज़ें वो सहरी में खाते हैं, जैसे समोसे, पकौड़े, फ्राइड आइटम्स हो गई, ये सारी चीज़ें खाते हैं।
तो क्या होता है, जो स्टमक का अपना जो एसिड जो होता है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन वो जो एसिडिक हम चीज़ें साथ खा लेते हैं, फैटी फूड्स खा लेते हैं, तो वो सारा दिन क्या होता है, वो मैदा जो है वो तजाबियत में रहता है, गैस रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो वो सारा दिन हमारा जो है वो ऐसे ही रहता है। ब्लॉटिंग हमें फील होती है, किसी का तो मतली जैसे कहते हैं कि क्या आना शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। अच्छा तब ना एक और चीज़ को एड्रेस करें, अगर हमने इफ्तारी की आपने बात की तो बात बहुत अच्छी की है कि आप इफ्तार करें, पानी पिए, खजूरें खाएं, कोई स्पेस दे थोड़ी सी, उसके बाद दोबारा खाना भी खा लें और अपनी रूटीन को कंटिन्यू करें। शहर में ऐसा किस तरह से किया जा सकता है? मतलब शहर में भी आपको पता है बहुत सारा कुछ खा के फौरी तौर पर नमाज़ पढ़ते हैं और सो जाते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू मोर, क्योंकि हम आजकल तो इस तरह के सारी रात जागते रहते हैं। सहरी किस टाइम करनी चाहिए? लाइक हम तो अजान हो रही होती है और तब सहरी ख़त्म हो रही होती है। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना वाटर इनटेक पूरा रखें आप, ठीक है। 10 से 12 गिलास या जितनी भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, हर बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है पानी की, ठीक है। अपना वाटर इनटेक पूरा करें। उसके बाद जो है सहरी से, जब आप सहरी शुरू करें उससे आधा घंटा पहले पानी जो है इनटेक स्टॉप कर दें, ठीक है। सहरी करने में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 5 मिनट का वक्फा लें, फिर दही लें, फिर 5 मिनट का 10 मिनट का वक्फा लें और चाय लें। इससे बेहतर ये है कि आप चाय जो लें, लेकिन चाय और कॉफ़ी का इंटेक बहुत कम करें, ठीक है। सहरी करें, उसे इतनी सहरी का गैप लें कि 10 से 15 मिनट आपके पास हो कि आप जब अजान हो उससे पहले 5 मिनट पहले एटलीस्ट जो है आप टी ले सकें। लेकिन अपनी सहरी के अंदर दही लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आप सारा दिन हाइड्रेटेड रह सकें। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, दूध होती है, दही होती है। अगर हम देखें जो जिक्र आप कर रही हैं, मतलब पूरा दिन या तो आपको कब्ज़ रहता है या कहीं ना कहीं एसिडिटी होती है, अब दस्तरखान पे आते हैं तो शुरुआत होती है मुख्तलिफ ऐसे मशरूबात से जो भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मुज़र सेहत है। तो क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो ठंडक है या मैदा जिस गरमाइश अगर उसमें है उसको ठंडक पहुंचानी है, तो कौन सा ऐसी चीज़ है, या वो मशरूब से हो या कोई ऐसी खुराक हो जो लाजिम है कि वो अफ्तार से पहले कहीं ना कहीं वो भी हिस्सा बनाया जा सके ताकि आपका स्टमक रिलैक्स हो? देखिए, सहरी में जो है हमें दही का इंटेक ज़रूर करना चाहिए। जो लोग होते हैं जिनको दही से मसला होता है, दूध लेने से मसला होता है, वो लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर करें। देखिए, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि ये सारा दिन जो है आपको हाइड्रेट रखते हैं, ये देर से हजम होती हैं, ठीक है। ऐसे आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है। पराठों शराठों की बजाय आप सादा रोटी का इस्तेमाल करें, साथ में बिल्कुल हल्का फुल्का ज़्यादा स्पाइसेस वाला सालन ना लें, ठीक है। और अंडे को अपना जो है वो बाकायदगी से रूटीन बनाएं, ठीक है। और इफ्तार की बात करें तो इफ्तार में आप जो है स्पून से पकौड़ों की बजाय आप मिंट जूसेस की तरफ जाएं, ठीक है। ना कि जो है हम सोडा ड्रिंक्स लें, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आजकल जो है स्प्राइट कह रहे हैं ले लें तो हमारा जो है मैदा ठीक हो जाएगा। वक्ती तौर पे तो वो डकार आ जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो मैदे की तजावियत को और बढ़ा देते हैं। अच्छा, दूध सोडे का बहुत रवाज है ना, क्या एक और चीज़ जो आपने देखी होगी, सोहा ने भी देखी होगी, खासकर जो है गुड़ का मशरूब जो है बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल हम देखते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उसकी तारीफ भी करते हैं, आप उसके बारे में क्या समझती हैं? हाँ, कितनी होना चाहिए उसकी? देखिए, गुड़ जो होता है ना, बेसिकली वो इसीलिए होता है कि आप चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा ना कर सकते हैं, ठीक है। चीनी का इस्तेमाल जो है ना वो मोटाफी की तरफ लेके जा रहा होता है। और वैसे भी रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें आप अगर अपनी डाइट को मेंटेन रखें तो आप वज़न कम कर सकते हैं। अगर अपनी डाइट को ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा खा लेंगे तो वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो गुड़ का इस्तेमाल इसीलिए कहा जाता है कि आप वो एक बेटर वे है, एक हेल्दी वे है शुगर लेने का। अच्छा, तबिंदा एक और चीज़ है देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी और गोल्डन चांस कि आप वेट लूज़ भी कर सकते हैं, और आप अगर गेन करें तो फिर ओवर वेट होना तो फिर बहुत ही आसान काम है ना। लेकिन अब मैं हंसी थी प्रोग्राम में, क्योंकि जब समोसे पकौड़ों की बात आती है ना तो ना हंसी रुकती है और ना हाथ रुकता है। अगर आप दस्तरखान की बात करें ख़ास तौर पे, मेरी हर डाइटिशियन जो मेरे प्रोग्राम में आती है ना, मेरे मीत बाजी का सवाल ये होता है कि हमने आवाम के लिए थोड़ी सी आसानी भी करनी है। आवाम ने भी कहना दोनों शुरू हो जाते हैं, पकौड़े ना खाओ, समोसे ना खाओ, ये ना करो, वो ना करो, अगर खाने भी हैं। क्योंकि देखिए ना, मैं कल एक मीम पढ़ रही थी कि रोज़ेदारों को बताओ या मुसलमानों को बताओ कि रोज़े फ़र्ज हुए, पकोड़े फ़र्ज नहीं हुए, लेकिन पकोड़े तो फ़र्ज है। आपके दस्तरखान पे कंपल्सरी आइटम है ये, अगर खाना है तो हाउ टू ईट, व्हेन टू ईट एंड व्हाट एल्स। जी, अब कई लोगों के घर होता है और किसी का होता है दस्तरखान पकोड़े और समोसे के बगैर कंप्लीट नहीं होता। मेरा घर भी इसी घरों में से। बेटर वे कि आप घर में बनाएं, ना कि आप बाहर से लें, ठीक है। जो ऑयल जो है वो सुबह से लेके शाम तक या कई दिन ऑयल चेंज ही नहीं होता, ठीक है। ना कि उन फ्राइड आइटम का यूज़ करें, ठीक है। तो आप वेजिटेबल पकौड़ा ले सकते हैं, बैंगन का पकौड़ा जो है वो आप ले सकते हैं। बैंगन को कट करें और थिन कंसिस्टेंसी का जो है आप मैदे का पेस्ट बनाएं और उसके अंदर लाइट सा डिप करके आप लाइट स्टीर फ्राई करके वो 2 पकौड़े ले सकते हैं,
अगर आपने पकौड़ा बट इंजॉय नॉट एवरी डे, बट नॉट एवरी डे। अगर आपने जो है वेट मेंटेन करना है या वेट जो है गेन करना है तो वो आप ले सकते हैं। अगर आपने वेट लॉस करना है तो आप एक पकौड़ा इज इनफ फॉर यू। अच्छा, एक और चीज़ अब ये भी ज़रा बताएं इसको कि आप कंक्लूड करते हैं कि अगर हम पकौड़ों की बात करें, खैर इसकी इजाज़त तो ताबिंदा से हमने ले ली कि आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन आपने क्या खाना है ये भी माइंड में रखना है। एक और चीज़ हम करते हैं, समोसे पकौड़े हमने खा लिए, फिर हमने दूध सोडा भी पी लिया, फिर हमने फ्रूट चाट भी खा ली, लेकिन दही भल्ले रह गए, हमने वो भी खाने हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हमने खाई होती हैं, आपको क्या लगता है कि अगर इफ्तारी में आपने एहतमाम करना भी है तो किन चीज़ों का करना चाहिए, एक साथ सबका नहीं करना चाहिए? देखिए, इफ्तार में रमज़ान का मतलब ये नहीं है कि हमने सारा कुछ जो है ना वो एक दिन में खा जाना है, ठीक है। हम उसको अपनी नॉर्मल डाइट की तरह, नॉर्मल रूटीन की तरफ भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। रमज़ान जो है वो चीज़ नहीं है कि हम सारा कुछ सिर्फ रमज़ान के महीने में ही हो जाना है, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल रूटीन में खाना खा रहे होते हैं, पहले खाना खाया, फिर आधे घंटे के बाद कुछ खाया, फिर आधे घंटे के बाद कुछ खाया, ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि आपने रमज़ान में खजूर के साथ रोज़ा खोला है तो आप आधे घंटे के बाद आप दही भल्ले एक आइटम का इस्तेमाल करें, ठीक है। या तो आप फ्रूट चाट लें, फ्रूट्स के अंदर भी 2 से 3 फ्रूट से ज़्यादा ना लें, ओके, ठीक है। और क्रीम चाट की तरफ तो बिल्कुल भी ना जाए, वो बहुत ज़्यादा फैटी हो जाएगा। बस पीपी ठीक का है। एहतमाम करें, लेकिन अपना ख्याल भी रखें। ख्याल जान रखें। है तो जहान है, और फिर जी। आगे रमज़ान के बाद भी तो आपने डाइट करनी है इतनी ज़्यादा, और फिर अपने चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो और why डाइट not में रमज़ान? प्रॉपर जो है फाइबर का इंटेक प्रॉपर रखें। हाँ। क्योंकि रमज़ान के महीने के बाद देखा जाता है कि हस्पतालों का जो है ना रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल। क्योंकि लोगों को कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के इश्यूज, मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और तो वो उससे सिर्फ इसी बचने के वजह लिए से होते आपको हैं कि हम बहुत एहतियात, ज़्यादा खा लेते हैं। उससे बचने के लिए खैर वो साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट से बचने के लिए वी हैव टू बी केयरफुल दीज डेज, खासतौर पर रमज़ान में। ताबिंदा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आज डिस्कशन रही, खैर ये डिस्कशन आपने पहले भी बहुत दफ़ा सुनी होगी, लेकिन एहतियात करें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एहतियात, क्योंकि आपकी जान है तो जहान है। रहेंगे ज़िंदा तो ये सारा कुछ खा सकेंगे, तो ज़रा हाथ होला रख के खाएं। हमने एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नहीं भूलता तो हमेशा सब भूल जाता है, लेकिन कोविड का एरा नहीं भूलता। कोविड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो अनयूजुअल थी, जिसका हम यूज्ड टू नहीं थे। खैर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो शायद अब अगर उसको कंटिन्यू करें तो हमारे लिए बहुत प्रोडक्टिव हो सकती हैं। उसमें एक IT है, डिजिटल पाकिस्तान है, हमने ऑनलाइन क्लासेस से लेके ऑनलाइन बिजनेस तक पूरा जो ये ट्रैवल किया है, उसमें अब कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है कि उसे बार बार अगर हम कैरी ऑन करेंगे तो शायद पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला में अच्छा एक चेंज लेके आ सकते हैं। या अगर हम सनतों की खासतौर पर बात करें तो स्मॉल स्केल हो या लार्ज स्केल हो, ये सनतें पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला में अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को अब तक IT पे शिफ्ट नहीं कर सके, बिकॉज उनको लगता है क्रेडिबिलिटी या रिलायबिलिटी जो है वो मैटर करती है, और वो अब भी रिलाई नहीं करना चाहते IT पे। खैर IT की अगर हम बात करें तो कितना ज़रूरी हो गया हमारी तमाम सनतों के लिए अब IT पर स्विच करना, जिससे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अपना बिजनेस तो बेहतर होगा, पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला को भी फ़ायदा होगा। खैर इस पर हम डिटेल में टेक्निकलिटीज़ में बात करेंगे, और राय मोहम्मद अजलान हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं। इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजलान। वालेकुम अस्सलाम सुहा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। अजलान, कहिएगा कि हमने फाइनली देखा है कि पहले हम अगर ये ज्यूम करते थे कि अगर हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर कुछ करेंगे आएगा कुछ, लेकिन कोविड-19 ने ये कॉन्सेप्ट एटलीस्ट बदला है। अब लोग ऑनलाइन पे स्विच किए हैं, शॉपिंग करते हैं, IT को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन अगर हम सनतों की बात करें तो अभी भी बहुत बड़े बड़े बिजनेस ऐसे हैं अजलान जो कि स्विच नहीं होना चाहते IT पे। तो IT पे स्विच होकर एक्सपोर्ट को कितना बेहतर किया जा सकता है, आप इस हवाले से क्या कॉमेंट करते हैं, क्या रिव्यू करेंगे? देखिए, टेक्नोलॉजी के मुताबिक तो हमेशा ये कहा जा सकता है, जिस तरह से एजुकेशन के बारे से कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी एक इनेबलर है, आपको इनेबल करती है नए चीज़ों को देखने में, नए हॉरिज़न्स को बिल्ड करने में। अब जो चैलेंज आता है इंडस्ट्रीज को इस तरफ आने में, वो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उनके अपने लेवल पे और गवर्नमेंट या तमाम स्टेक होल्डर्स के लेवल पे। तो सबसे पहले तो वो बेसिक ग्राउंड बनाने की भी ज़रूरत है ना। हमारे यहाँ अभी भी प्रॉब्ली जो हमारा एक्सपोर्ट प्रोसेस है वो बड़ी हद तक मैनुअल पे है। yes. तो उसको भी डिजिटाइज करने की जरूरत है ताकि चीजें स्पीड अप हो सकें। आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आने की जरूरत है जिसमें आपकी रिलायबल हाई स्पीड इंटरनेट से लेके आपकी डेटा स्टोरेज तक का जो मामला है। इसके अलावा आप जब दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड करते हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ये भी आ जाती है कि आप उन ममालिक में मौजूद प्रैक्टिस को समझ के उनको यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकें। तो वहाँ पे रोल आ जाता है हमारा जो IT सेक्टर है या जो IT डिपार्टमेंट है उसका, कि वो किस तरह से हमारे लोकल एक्सपोर्टर्स की पार्टनरशिप करवा सकता है दीगर ममालिक के साथ, ताकि वहाँ की जो लेटेस्ट ट्रेनिंग्स हैं वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो सकें और फिर उसके नतीजे में एक फ़ायदा आ सके। हमारे लिए जो बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त सनत के मामले में आ रहा है वो ये कि सनतें बंद हो रही हैं। इसकी वजह ये कि रॉ मटीरियल
तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज एक इकोनॉमिक्स का बेसिक सा रूल होता है कि जो चीज आप पैदा नहीं कर सकते उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आया कि हमने किस मसल पे रिलाय करते हुए डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की, बजाय इसके कि हम अपनी पैदावार बढ़ाते, हमने डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो पैदावार बढ़ने की बजाय वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो जो इंडस्ट्री थोड़ी बहुत चल रही थी वो भी बंद हो गई। तो इस तमाम प्रोसेस में अगर एक्सपोर्ट के हवाले से देखा जाए कि हम कौन सी एक्सपोर्ट को यूज करके अपना पैदावार ज़रिए मुबादला बढ़ा सकते हैं, तो वो आईटी के अंदर आपकी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है। लेकिन उसमें भी देखने की जरूरत ये होगी कि हमारा जो मौजूदा ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या इतना स्किल्ड है कि वो इससे मुतालिक चैलेंजेस को समझ सके। अच्छा अजलान, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक चीज़ और ऐड कर ले। ह्यूमन रिसोर्स तो चलिए हमने ऐड किया ही किया है, अगर हम अपने सिस्टम की बात करें, मतलब अगर हम इंटरनेट की बात करें, एक्सेस की बात करें, केबल्स की बात करें, मतलब पूरे एक सिस्टम की जिसकी हम आईटी को एक्सपैंड करने की तो हम बात करते हैं, लेकिन क्या अगर हम अपने आईटी सिस्टम की बात करें तो हम इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं कि अगर हम कन्विंस करते हैं सनतों को और तमाम लोगों को कि आप स्विच करें, तो क्या उसको कैरी करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी वी हैव? मैं इसकी एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि 2014 में जब यहाँ बहस चल रही थी कि 3G 4G के लाइसेंसेस देने हैं कि नहीं देने हैं, उस वक्त अफगानिस्तान में 5G टेस्ट हो रहा था। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि कहाँ। जी हरमीत। तो अच्छा अजान, अगर हम देखें, एक तो बड़ी इंडस्ट्री की आपने बात की, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्री जो है 60% जो ग्रोथ पे जा रही थी, अब वो कुछ 70 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन अगर हम छोटी छोटी दुकानों की, मुझे याद है कि परसों की बात है, मैं ईद के लिए मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी, तो मेरे एक दोस्त हैं, उसने मुझे बोला पाजी मुझे अब यहाँ इंतज़ार नहीं करना पड़ता, मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ और कुछ जो है बाहर से मुझे ऑर्डर आते हैं और मैं ऑनलाइन अब इस दुकान से ज़्यादा मुझे यहाँ कस्टमर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो जो छोटे छोटे कारोबार है लोगों का, छोटे छोटे कारोबार है, छोटी दुकानें हैं उनकी, उनको कैसे अपने आप को अटैच करना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि अब हाँ हम अपनी चीज़ें बाहर दुनिया की तरफ भेजें, तो उनके लिए कोई मुफीद सा मशवरा बताएं भाजी। देखें, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं डिफरेंट तरह के जो कि आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। लास्ट ईयर से अब तक पाकिस्तान के अंदर अमेज़ॉन ने काफ़ी काम किया और अमेज़ॉन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको बेहतर तरीके से टैप करते हुए हम अपनी लोकल इंडस्ट्री की या लोकल जो जिसको हम घरेलू सनत या कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं उसको हम ग्लोबल स्केल तक लेके जा सकते हैं, उसकी एक्सेस बढ़ा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी एलिमेंट आ जाता है कि आपका ट्रस्ट लेवल बिल्ड होने से पहले ही ट्रस्ट लेवल खराब हो जाता है। जो लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आई थी कि साहिवाल और एक दो और जगहों को बैन करने के बारे में सोचा जा रहा था, बिकॉज वहाँ पे मौजूद सेलर्स जो थे वो इतने ज्यादा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। ऑन Amazon वही मामला था कि व्हाट आई ऑर्डर्ड एंड व्हाट आई गॉट वाला मामला था। तो वो इस तरह के जो इंसिडेंट फिर उनको स्टैंड अलोन नहीं देखा जाता, वो फिर आपकी ओवरऑल आपकी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, आपके मुल्क को रिफ्लेक्ट करता है, एंड इवेंचुअली फिर वही मामला आ जाता है कि आप पर एक प्लेटफॉर्म क्यों ट्रस्ट करेगा, आप पे एक बायर क्यों ट्रस्ट करेगा जब आपकी एक इमेज इस तरह की बन जाती है। तो एक कई साल लगे Amazon को पाकिस्तान को सीरियसली कंसीडर करने के मामले में, यहाँ पर के लोगों को कारोबारी अपॉर्चुनिटी देने के मामले में कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, इस पे कारोबार करें। लेकिन फिर इस किस्म की जो प्रैक्टिसेस होती हैं तो वो फिर उन लोगों के लिए भी नुकसानदेह होती हैं जो बड़ा जेन्युइनली काम करना चाहते हैं। अच्छा इस्लान, ये भी बताएगा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अमेज़ॉन ये तो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी हम बात करते हैं कि बहुत मुश्किल से हम कन्विंस कर चुके हैं अब तक कि हम पाकिस्तान भी एग्जिस्ट करना चाहिए वहाँ पे, या हमने आवाम को काफ़ी हद तक कन्विंस कर भी लिया, मतलब हम बिल्कुल पेसिमिस्ट नहीं हो रहे, थोड़ा ऑप्टिमिस्ट भी हो जाते हैं कि येस अगर बिजनेस की बात करें तो लोगों को हमने स्विच करते भी देखा है, कन्विंस होते भी देखा है, नाउ दे आर अर्निंग मच गुड, लाइक पाकिस्तान में वो अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की अगर बात करें या कंसर्न डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें, इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि हमने 4G और 3G के लाइसेंस की तो बात कर ली, व्हाट एल्स वी नीड टू डू टू बिल्ड आर पूरा सिस्टम, जो कि हम आईटी सिस्टम को लॉन्च करने की बात करते हैं, लोगों को उस पर स्विच कराने की बात करते हैं, हमारी कंसर्न डिपार्टमेंट्स को क्या करना चाहिए? देखें, अगेन जो बहुत ज्यादा काम हो रहा है ना वो प्राइवेट सेक्टर लेवल पे हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर लेवल पे भी लैकिंग है उस मामले में। सबसे पहले चीज तो जो करने की जरूरत है कि आपको अपना एजुकेशन सिस्टम जो है उसको रिवर्स करने की जरूरत है, आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिवर्स करने की जरूरत है। हर चीज प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, आपको बहुत सारे मामला में पब्लिक सेक्टर को एक्टिवली परफॉर्म करने की जरूरत है और बहुत सारे मामला में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हमें जरूरत है और उसी के तरीके से चीज हो सकता है। हमारा एक बहुत बड़ी चीज जो है वो हमारा कहा जाता है कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। आबादी बहुत ज्यादा होना शायद इतना बड़ा मसला नहीं, इतना ज्यादा बड़ा मसला उस आबादी का
स्किल्ड ना होना, उस आबादी का पढ़ा लिखा ना होना, उस आबादी Skilled का ना मौजूदा मामलात के साथ उसको कनेक्ट करने के अंदर फेलियर होना, वो ज्यादा बड़ा मसला है। लाइक एक बहुत बड़ी आबादी है, सॉरी मैं वर्ड इस्तेमाल करूं, लेकिन वो सब नालायक है, तो वो ज्यादा नुकसानदेह बजाय इसके कि बहुत ज्यादा आबादी है और उसमें ज्यादातर लोग लायक हैं। बिल्कुल। तो इवेंचुअली वो ज्यादा आपकी अगर इस वक्त सबसे बड़ी पैदावार वो आपकी आबादी ही है, तो आप उसको जरा बेहतर कर लें, अपनी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर लें। तो अगर आपके पास बेहतर ब्रेन्स हैं, वो ब्रेन ड्रेन वाला मामला तो हो जाता है, लेकिन वो बेहतर काम तो कर सकेंगे। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, आपकी ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट, ये दो मामला ऐसे हैं जिन पे हमें बहुत सीरियसली काम करने की जरूरत है। अच्छा इस्लान, एक और चीज़ एड्रेस कीजिएगा कि आजकल बहुत ज़्यादा हम चर्चा कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, चैट जीपीटी पे बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं इस तरह की, और आपको पता है कि ये चीज़ें वो हैं जो अब हमें सुनने में आ रही हैं, दे आर डन विद ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज वो कर चुके हैं। आप सना को देख लीजिए, उसने खबरें पढ़ना शुरू कर दी हैं। आप वो देखिए आज के टॉय की हम बात करें जो कि इंसान से बात करना शुरू हो गया है। तो ये चीज़ें लॉन्च हो चुकी हैं दुनिया में, रेस्ट ऑफ द लाइफ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि हमें बहुत तेज़ी करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, जो कि ऑलरेडी बहुत पीछे है? देखें, इसमें दो चीजें हैं। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके हमारे यहाँ खौफ भी मौजूद है कि ये आएगा नौकरियां खा जाएगा। हाँ, एक चीज ज़हन में रखें कि ये आर्टिफिशियल है, ये इंसान नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं इंसान है। नहीं है। Yes. अभी तक इसकी इमोशनल सेंस उतनी अच्छी नहीं है जितनी Yes. कि इंसान। बनाया तो इंसान नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, मे बी 5 साल बाद ये इतनी तरक्की कर जाए कि हाँ। हमें टफ टाइम दे दे, लेकिन वो 5 साल का वक्त हमारे पास है कि हम किस तरह अपने आप को इसके साथ एडजस्ट करते हैं। स्किल्ड कर। उस लास्ट वीक मेरी एक आईटी एक्सपर्ट से बात हो रही थी, तो उसमें भी यही मामला आया था कि एक कितना बड़ा थ्रेट है। तो उसका कहना ये था कि थ्रेट उस तरह से नहीं है जिस तरह 2007 में iOS के आने के बाद, एप्पल के आने के बाद, एंड्रॉयड के आने के बाद एंड्रॉयड डेवलपर्स की और iOS डेवलपर्स की मांग दुनिया भर में बढ़ गई थी। तो अब AI इंजीनियर्स की मांग बढ़ेगी। तो बजाय इसके कि हम वो बैकडेटेड तालीम हासिल करें, इन 5 सालों में हम अपने AI इंजीनियर्स तैयार कर लें जो कि दुनिया भर में काम कर सकेंगे। बात वही आ जाती है कि क्या हम हमारी जो एजुकेशन है या जो हमारा माशरती रवैया है वो दुनिया की तब्दील होते हुए तकाज़ों के साथ है या नहीं है। हमारा एक अलमिया पाकिस्तान का ये रहा है कि हम जब दुनिया में जो तब्दीलियां हो रही होती हैं, हम साइड पे अपना कुछ कर रहे होते हैं। जब 1950s में ठीक है राइसलान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी जदीद लगी है कि हम साथ उसको कैरी नहीं कर पाते। थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी इस हवाले से साथ साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, और खासतौर पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से थ्रेटिकल अप्रोच के जरिए प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज़ को इंडल्ज किया जा सकता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर IT हो। सो हमें इन इदारों पर काम करने की ज़रूरत है। वी आर डन विद द शो फॉर टुडे, और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, और यू कैन टैग अस एनीथिंग, कोई टॉपिक, कोई चीज़ जो आप चाहते हैं कि प्रोग्राम में हम शामिल करें। सो सोशल मीडिया पे पब्लिक को आप देख के वहाँ पर से टैग ज़रूर कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।